तो ना मैं देखी कि भाई बहुत सारे बच्चे ना बैरफुट घूम रहे हैं। तो मैंने किसी एक से पूछा कि भाई तुम्हारे पैरों में चप्पल क्यों नहीं है, चप्पल कहाँ गए तुम्हारे? कुछ अलग जगह है, बट गवर्नमेंट की जो चाल ढाल है ना वो अलग जगह पर है। अपने काम को जो तुम्हारी जनरेशन पूरे कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रही है, तुम उस लाइन को बदल दो। पॉसिबल है ये? इसका फ्रीडम उसके पास नहीं है, क्योंकि अब वो जो काम कर रहा है वो किसी मालिक के अंदर कर रहा है। वो शॉप भी उसका नहीं है, ना ही वो जो क्लस्टर उसके हाथ में था ना वो उसका था। बट जो होती है ना घर की जो सास लोग होती है, जो एल्डर सास होती है, सास की जो सास होती है, ठीक है, वो खड़े होकर यहाँ पे ना कमेंट पास कर रही है। क्या बोलती है कि क्या कर सकते हैं भाई, मेरा जो पति था ना वो भी इसी चक्कर में ना ग्लास को मेकिंग करने में, ग्लास मेकिंग के चक्कर में अपना आई साइट खो दिया था, वो मर गया, अभी है नहीं जिंदा। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर। और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 CBSE स्टूडेंट्स के फ्लेमिंगो बुक का एक अनदर स्टोरी, एक अनदर चैप्टर विच इज द लॉ स्प्रिंग। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ना पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है आपके लिए ये सेम नोट्स, जो मीनिंग्स हो गए, स्टोरी की सेटिंग, समरी, कैरेक्टर स्केच, सब कुछ आपका उस नोट्स में ऐड किया रहता है, और आपके लिए वो फ्री है, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, हम लोगों ने पोइट्री पार्ट कंप्लीट कर लिया है, स्टोरी की फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कोशिश करूंगी कि विद इन 10 to 9 डेज पूरी चैप्टर, आपकी जो पूरी सिलेबस है इंग्लिश की, वो कंप्लीट करवा दूं। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिविजन क्लासेस, लाइव क्लासेस होगी। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेट्स मिलता रहे तो उसके लिए नोटिफाई कर लो अपने आप को, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर लो। क्लियर? हम अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग। अब स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ, आपको ये स्टोरी का नाम सुन के क्या लग रहा है? लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि भाई कोई स्प्रिंग का सीजन होता है, राइट, और वो स्प्रिंग का सीजन अब नहीं है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना? तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ना, उसमें हम जो किसी बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है, ठीक है, अगर मान लो उस बचपन में वो अपने बचपना को जी नहीं पाया, अगर वो वहां पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो बचपन था वो उससे छीन लिया गया है, क्योंकि उसके बचपन में जो बच्चे करते हैं वो नहीं कर पा रहा है। जैसे आप बचपन में क्या करते थे, हम खेलते थे, है ना, हम खेलते थे ना, अपने आसपास रहने वाले बच्चों को बुलाते थे साथ में कि भाई 5 बजे ना सब मिलेंगे और फिर मिलके ना खेलेंगे। लड़कियां खेलती थी, घर घर खेलती हैं, राइट। तो ये सब तो मान लो पुरानी यादें हैं, उसको अब ताजा नहीं करते हैं वरना हमें बहुत बुरा लगेगा। ओके, तो ना ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है वहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि जो बच्चे हैं अगर उनसे हम उनकी बचपना को छीन ले, ठीक है, तो ये जो एक उनके अंदर एक एहसास होता है, वो जो एक बचपना होता है, अगर वो उस बचपना को ना जी सके, ठीक है, तो ये जो चीज उनके अंदर से लॉस्ट हो चुकी है ना, उसे हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं द लॉस्ट स्प्रिंग। क्लियर? ओके, तो इन स्टोरी में ना हम लोग को 2 स्टोरी गिवन है। एक्चुअली इस स्पेसिफिक स्टोरी में द लॉस्ट स्प्रिंग में आपको 2 स्टोरीज गिवन है। पहला है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, और दूसरा है आई वांट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों ही स्टोरी को पढ़ लेंगे, एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना ढूंढना पड़े, आपको एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट द लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी मिल जाए। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली स्टोरी से, स्टोरी 1। और स्टोरी 1 क्या है? समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ओके, तो ये स्टोरी पहले हम पढ़ेंगे, हम लोग अनदर पार्ट में कवर करेंगे हमारी सेकंड स्टोरी विच इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। ओके, देखो अब दोनों ही स्टोरी में ना एक लड़के के बारे में बात किया जाता है, एक है साहिब अलाम और दूसरा है हमारा मुकेश। ठीक है, तो इस वाले स्टोरी में साहिब अलाम है और उस वाले स्टोरी में हमारा मुकेश है। क्लियर? ओके, तो ये जो स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज, इसमें क्या होता है, हमारी जो ऑथर है एनिस जंग, ठीक है, तो ये देखती है एक लड़का को, वो गार्बेज उठा रहा होता है, कचरे से वो कचरा उठा रहा होता है किसी लोकेलिटी में, दिल्ली के किसी जगह पर वो कचरा उठा रहा है, और वो उनसे पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हें क्या स्कूल नहीं जाना? तो वो क्या कहता है कि नहीं, हमारे आसपास ना कोई स्कूल नहीं है, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ। तो हमारे लिए मैं ये मतलब ये कचरा उठा के, ये गार्बेज से ये कचरा उठा के ना, ये हमारे लिए सब कुछ है, हम इसी के भरोसे जीते हैं, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा काम है। स्कूल तो हमारे आसपास है नहीं, तो हम स्कूल नहीं जा पाते। तो एनिस जंग उस पे क्या कहती है? एनिस जंग कहती है कि सपोज कर लो कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खोल दूं, तो तब क्या तुम स्कूल जाओगे?
तो क्या बोलता है ना साहिब कि हाँ जरूर जाऊंगा, उसके चेहरे पे ना एक खुशी आ जाती है। बट देखो, अगर आप किसी को कुछ प्रॉमिस करते हो या अगर आप गलती से भी किसी को कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हो जिस चीजों से शायद सामने वाला बहुत बड़ा एक होप लगा के बैठा हो, ठीक है, तो वो आपका बोला हुआ चीज जो है वो उस पर्टिकुलर इंसान को बहुत इफेक्ट करेगा, बहुत ही उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगी। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो ये जो बच्चा साहिब है ना, तो क्योंकि हमारी ऑथर एनिस जंग ने इनको कह दिया था कि भाई अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो तुम क्या वहां पढ़ने आओगे, तो ये तो खुश हो गया था कि अच्छा ठीक है। तो इसको उम्मीद था कि कोई स्कूल खुलने वाला है और जब भी स्कूल खुलेगा तभी मैं उसमें पढ़ने जाऊंगा। बट अनदर टाइम जब वापस एनिस जंग इनसे मिलती है तो ये दौड़ के आता है उनके पास और कहते हैं कि अब बताइए ना, आप जो स्कूल खोलने वाले थे क्या वो स्कूल खुल गई, मुझे ना वहां पे पढ़ना है। तो एनिस जंग को तुरंत रियलाइज होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो वो बोलती है कि एम्बैरेसमेंट के साथ वो उसको बोलती है कि ठीक है, मैं ये जो स्कूल है ना भाई, ये जो स्कूल है ना बच्चा, ये स्कूल इतना आसान नहीं होता खोलना, उसके लिए तो बहुत मेहनत लगता है, तुम क्या बात कर रहे हो। तो उनके मन में कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट भी होता है कि मैंने ऐसी बात बोल दी है इस बच्चे को कि ये बच्चा मेरे से एक उम्मीद लगाकर बैठा है। फिर थोड़े टाइम बाद जब हम वापस से स्टोरी में जब सेटिंग चेंज होता है, स्टोरी का प्लॉट ट्विस्ट होता है, तो वहां पे क्या दिखाया जाता है कि जो हमारा लड़का साहिब था ना, पहले तो वो गार्बेज में से कचरा उठाता था, वही उसके लिए सारा काम था। अब क्या हो चुका है कि वो किसी एक टी स्टॉल पे चाय बेचता है। तो उनको एनिस जंग वहां पे देखती है, फिर पूछती है कि तुम यहाँ पे चाय क्यों बेच रहे हो। तो बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ पे रोज 800 रुपीज मिलती है, मैं अब ये काम करता हूँ। तो वहां पर देखो हमको समझ में क्या आता है कि एक होता है कि आप अपने बचपन में काम कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए वो खिलौना खेलने के मकसद से आप बाहर जाते हो, 4-5 दोस्त लेके जाते हो, वहां पे सब एंजॉय कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं, कचरा उठा रहे हो, उसमें से अगर किसी को कुछ पैसा मिल गया तो वो खुश हो जाता है। बट अब जो साहिब कर रहा था ना, कुछ टाइम बाद, बड़े होने के बाद, वो उसके लिए कुछ मस्ती मजाक नहीं था, वो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था। ठीक है, तो इस पूरे स्टोरी में हम वही देखते हैं कि किस तरीके से प्लॉट ट्विस्ट होता है, किस तरीके से एनिस जंग बार बार उस लड़के से मिलती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ओके, अच्छा कुछ कुछ मैं मीनिंग्स बताऊंगी, आपको क्या करना है, मीनिंग्स को बुक पे फटाफट से मार्क करके लिखते रहना। क्लियर? ओके, व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो एनिस जंग यहाँ पे हमारी स्पीकर है, तो वो सामने वाले साहिब बच्चे से क्या पूछती है, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो साहिब। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा जिसको मैं हर रोज एनकाउंटर करती थी। उस पर्टिकुलर साहिब को हमारी ऑथर जो एनिस जंग है वो हर रोज मिलती थी। मॉर्निंग स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग मतलब क्या होता है, सर्चिंग फॉर। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर साहिब से ना हर रोज मेरा मुलाकात होता था, क्योंकि वो ना वहां पर जो डंपिंग एरिया है वहां पे वो ना वो गोल्ड को ढूंढ रहा होता है। देखो क्या लिखा है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। तो वो पर्टिकुलर जो बच्चा साहिब है वो गार्बेज में गोल्ड ढूंढ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी ऑथर एनिस जंग है वो हर दिन उस पर्टिकुलर साहिब जो वहां पे बच्चा है ना, उसको हर दिन कहाँ देखती है, वो एनिस जंग हमारे जो कैरेक्टर साहिब है उसको हर बार देखती है गार्बेज के पास, और वो ना कुछ स्क्राउंज कर रहा होता है, कुछ सर्च कर रहा होता है। और वो क्या सर्च करता है, वो सर्च करता है गोल्ड। देखो सिंपल सा बात है, अगर सपोज कर लो कि मेरी ये हुडी है, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसको 2 बार पहन लिया है और ये खराब है, तो ना मैं क्या करूंगी ना, इसको खराब है ये, तो अभी क्या करेंगे, इसको ले जाके और हम किसी कचरे में डाल देंगे। और जब मैं इसको कचरे में डाल दूंगी ना तो ये मेरे लिए तो बहुत पुराना हो गया। अगर मान लो सपोज कर लो कि यहाँ पर सपोज कर लो कि मेरे हुडी में कहीं पे कुछ होल हो चुका है, फट गया है कपड़ा, तो हम उसको रिपेयर कराने के बारे में नहीं सोचेंगे। हम नहीं सोचेंगे कि भाई इसको कहीं स्टिच करवा लेते हैं, ऑल्टर करवा लेते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। नहीं, मेरे लिए तो भाई बहुत, हम रईस है ना, तो बहुत रईस है, तो एक काम करते हैं, फेंक देते हैं, दूसरा नया ले लेंगे। बट जब यही सेम कपड़ा एक गरीब उठाएगा ना तो उसको लगेगा कि वाओ, इसमें एक छोटा सा होल ही तो था, मेरे लिए तो ये गोल्ड हो गया। तो ये पर्टिकुलर होता है गोल्ड एक गरीब के लिए। ठीक है, तो जो गरीब होते हैं ना उनके लिए क्या होता है कि अगर मान लो सपोज कर लो कि कचरे में उनको एक अच्छा सा शूज मिल गया, ठीक है, भले ही फटा है बट उनके पैरों में चप्पल नहीं है। तो अगर उनके पैरों में चप्पल नहीं है, अगर उनको सपोज कर लो एक शूज मिल जा रहा है, कि वही कैसा भी शूज हो, गंदा हो, काला हो, व्हाइट हो, जो भी शूज हो, ठीक है, तो वो उसको उठा लेते हैं और उनके लिए वो चीज गोल्ड हो जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर बच्चा साहिब है ना, तो एनिस जंग जब उसको पूछ रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम ये क्यों करते हो, तो वो क्या बोलती है कि मैं इस बच्चे साहिब को हमेशा कब एनकाउंटर करती हूँ, तब एनकाउंटर करती हूँ जब ये गार्बेज से कुछ स्क्राउंज कर रहा होता है। और क्या स्क्राउंज करता है ये, गोल्ड, नॉट द गोल्ड विच वी आर थिंकिंग अबाउट, बट द गोल्ड विच वी थिंक इट्स नॉट अ गोल्ड। क्लियर? देखो
इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। और ठीक एनिस जंग के नेबरहुड में जो गार्बेज डंप होता है, देखो हमारे इलाके में ना हर जगह होता है, कोई एक खाली स्पेस होता है, अगर मान लो कोई बंजर जमीन है, कोई वेस्ट लैंड है, तो ना लोग समझ लेते हैं कि भाई कचरा का पारा बना दो इसको, ठीक है, और कचरा का पारा बना दिया हमने, और अब बस उसको जाना है, ले जाके कचरा फेंकते रहना उसके ऊपर। अगर मान लो मैंने कभी, मान लो अगर सपोज कर लो मैं खुद, ठीक है, कोई बंजर जमीन है, कोई खाली वेस्ट लैंड है, जाके ना अगर वहां पे एक प्लास्टिक कचरा फेंके, मेरे पीछे ना सारे लोग आ जाएंगे, सारे जहां के लोग आ जाएंगे कि भाई वहां पे ना कचरा फेंकने का जगह है, तो वहां पे कचरा फेंकना है। तो सेम चीज हो रहा है कि एक वेस्ट लैंड पर लोगों ने उसे डंपिंग एरिया बना दिया है, और क्योंकि वो एनिस जंग के नेबरहुड में है, तो वहां पर एनिस जंग साहिब को देखती है कि वो उस गार्बेज से गोल्ड को स्काउंज कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. अब क्या होता है कि देखो ये जो पर्टिकुलर बच्चा है ना, ये ढाका से आया है, ढाका यानी कि बांग्लादेश। क्लियर? अब देखो क्या है ना, हमारे वेस्ट बंगाल में देखो कितने सही टाइम पे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि वेस्ट बंगाल में ना एक SIR सर्वे चल रहा है, जहां पर अगर आपके वोटर कार्ड, पापा मम्मी ये वो, उसका वोटर कार्ड में वो, उसका वोटर कार्ड में ये, अगर आपको ये सब चीज नहीं पता है, 2002 के इलेक्शन में आपका नाम आया था कि नहीं आया था, ये सब कुछ सर्च किया जा रहा है। सपोज करो कि आपका वोटर कार्ड वैलिड नहीं है या कैंसिल हो चुका है, अदरवाइज जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो आपको लिटरली बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। समझ रहे हो ये चीज भाई? और उसके में ये भी हुआ है कि हमारा न्यू टाउन आधा खाली हो चुका है भाई। समझ रहे हो? मतलब ये सारे वो लोग हैं जो मतलब जो जिनका आइडेंटिटी यहाँ का नहीं है, तो वो सारे लोग यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, तो मतलब कितने सही टाइम पे हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये जो ढाका है ना, वो बांग्लादेश का है, और वो क्या बोलते हैं, देखो हमारी ऑथर, कि ये जो पर्टिकुलर बच्चा साहिब है ना, तो बांग्लादेश के ढाका में एक ऐसी कुछ स्टॉर्म आई थी, कुछ ऐसा खराब चीज हुआ जिसकी वजह से इनका, साहिब के पूरे फैमिली का फील्ड्स खराब हो गया, इनके होम्स जो हैं वो स्वेप्ट अवे हो गए, मतलब कि घर खत्म हो गया, अनाज नहीं बचा, कुछ पैसे नहीं बचे, सब कुछ बर्बाद हो गया, और ये स्वेप्ट अवे होके दिल्ली आ गए थे। ठीक है, देखो, That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. अब क्या होता है देखो, That's why they left looking for gold, और अभी क्या होता है देखो कि अब वो एक बिग सिटी यानी कि दिल्ली आ चुके हैं। ठीक है, तो ढाका में जब ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा उनको, तो आफ्टर मूविंग फ्रॉम ढाका यानी कि स्वेप्ट अवे फ्रॉम ढाका, जब वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ गए थे, तो एक प्रॉब्लम तो उनको फेस करना पड़ रहा था ना, कि वहां पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उनको कि भाई उनके घर सब बिक गया, घर स्वेप्ट हो गया, फील्ड्स खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो अब वो आ गए थे बड़े शहर में कि हम वहां पे शायद अच्छे से जी पाएंगे, बट उनके लिए वहां पे काम क्या बचा था? कचरा साफ करना, कचरा उठाना, कचरे से गोल्ड ढूंढना। क्लियर? ओके। I have nothing else to do, he mutters looking away. और वो जो है ना कुछ खुसफुसाता और क्या कहता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है करने को, इसलिए मैं यही काम कर रहा हूँ। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब देखो क्या होता है कि ऑथर ना ये ध्यान नहीं देती है कि शायद मेरी इन बातों से ना शायद उसको बुरा लग सकता है, शायद उसके अंदर कुछ ऐसी बातें उठ सकती है कि भाई मैं क्या कर दिया, मैं पढ़ता नहीं हूँ, शायद ये सब कुछ इग्नोर करते हुए जो हमारी ऑथर है एनिस जंग, शायद वो इंटेंशनली नहीं कर रही थी, बट शायद वो इंटेंशनली हो गया। तो वो क्या क्वेश्चन पूछ देती है उस बच्चे से कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? और जब ये क्वेश्चन वो पूछती है ना, तो बहुत ही ग्लिबली पूछती है, यानी कि बस मजाक में, अच्छा तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो वैसे? तो एकदम मतलब ऐसे ही मजाक में पूछ दिया उन्होंने, बट उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये कितना मतलब गंदा साउंड कर सकता है उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे के पास ना पैसा वैसा है और वो लिटरली कचरा उठाता है। ठीक है, देखो, There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. तो जो साहिब है ना, वो रिप्लाई क्या करता है, मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल ही नहीं है, तो मैं कौन से स्कूल में जाऊं? जब स्कूल बनेगा ना तो मैं स्कूल में पढ़ लूंगा, फिलहाल तो मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, तो जब स्कूल बनेगा तब ज्वाइन कर लेंगे हम। ओके, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। अब देखो यहाँ पे एनिस जंग जो हमारी ऑथर है वो तो मजाक कर रही थी, उन्होंने बोला अच्छा तो तुम्हारे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं कोई स्कूल बना दूं तो तुम क्या उस स्कूल में पढ़ने आओगे? तो यहाँ पर ये बात बोलकर ना उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट यानी कि उस बच्चे साहिब के दिमाग में एक होप बैठा दिया। वो तो जोक कर रही थी ना, मजाक में बोला उन्होंने कि अच्छा मैं स्कूल बनाऊंगी तुम क्या आओगे मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए, बट ये बात को साहिब जैसा बच्चा जो है ना, वो दिमाग में एक उम्मीद बैठा के रखा है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है ना, ये जो औरत है, वो मेरे लिए विधाता है, मेरे लिए भगवान हो गई है, तो कि मेरे लिए स्कूल बनाएगी, तो मैं स्कूल बनाऊंगी ना जब ये, तब मैं स्कूल में जाके पढ़ाई कर पाऊंगा। क्लियर? ओके। हॉलो मतलब होता है मीनिंगलेस, और ग्लिबली मतलब क्या होता है देखो,
स्पीकिंग और स्पोकन इन अ कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थॉट और ऑनेस्टी, मतलब कि बिना किसी केयरफुल थॉट के, मतलब बिना सोचे समझे बोल देना को हम लोग कहते हैं ग्लिबली। ओके, नेक्स्ट देखो, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब वो बहुत ही खुश होकर क्या बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं आऊंगा आपके स्कूल में। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? अब थोड़े ही दिन बाद, कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वहां से फिर वो बच्चा दौड़ के आता है, इनको फिर से देखता है एनिस जंग को कि वो जा रही थी या फिर कुछ सिचुएशन अराइज हुआ होगा। तो वहां पे फिर क्या होता है ना कि वापस से बच्चा साहेब दौड़ के इनके पास आता है और क्या कहता है कि अच्छा मैम क्या वो स्कूल रेडी हो गया? तो उन्होंने तो मजाक में बोला था ना, बट इस बच्चे ने बहुत सीरियसली ले लिया उस चीज को। तो वो दौड़ कर आकर एनिस जंग से क्या पूछता है कि मैम क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है? Okay. It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant. अब देखो क्या होता है, वो क्या जवाब देती है कि भाई साहेब एक स्कूल बनने में ना बड़ा समय लगता है, तुम ये क्या बात बोल रहे हो, ठीक है। और फिर वो बहुत ही एम्बैरेसमेंट से ये रियलाइज करती है कि मैंने एक ऐसी चीज की प्रॉमिस कर दी है जो चीज फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। तो सोचे समझे, बिना सोचे समझे जोकिंगली तो मैंने प्रॉमिस कर दिया था, बट ये जो चीज है वो फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल है, ये शायद ही फुलफिल हो पाएगा। क्लियर? ओके। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. बट अच्छा देखो, abound मतलब क्या होता है, exist in large numbers. And what is the meaning of bleak? bleak मतलब होता है empty. अब देखो वो क्या बोलती है कि मेरा जो promises है ना, abound in every corner. तो एक सेकेंड, ओके तो मैंने तो प्रॉमिस कर दिया था, बट मैं ये रियलाइज ही नहीं कर पाई कि उसके इस खाली दुनिया में मेरा ये प्रॉमिस का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। ओके, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। बहुत मंथ्स उसको जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने क्या बोला, साहिब अलाम। उसका नाम क्या है, साहिब अलाम। ओके, he announces he does not know what it means. अब देखो बच्चे को पता नहीं है कि उसके नाम का क्या मतलब है। जैसे होता है ना कि हर इंसान को पता होता है कि उसके नाम का क्या मतलब है, बट मुझे मेरे नाम का मतलब नहीं पता। मेरा नाम है अंकिका, आज तक नहीं पता कि मेरे नाम का क्या मतलब है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ कि इसका क्या मतलब है। ओके, लेट मी नो दिस। तो देखो यहाँ पे क्या है, हर बच्चों को पता है कि भाई उसके नाम का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट मी। तो यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या, तो वो बता रही है साहिब अलाम। तो वो क्या कहती है ना कि उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है, इतना ऑनरेबल नाम लेके वो घूम रहा है। ओके, इफ यू न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर उसको पता होता ना कि उसका मतलब, उसके नाम का मतलब होता है यूनिवर्स का भगवान, पूरे दुनिया का, पूरे कायनात का भगवान है वो। ठीक है, देखो he would have a hard time believing it. और उसको ये बात हजम करने में, उसको ये बात रियलाइज करने में ना बहुत मुश्किल से वो ये बात रियलाइज कर पाएगा कि उसका नाम साहिब अलाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। बट वो उसके प्रोफेशन, उसके काम, उसके जिंदगी, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा। साहिब अलाम जैसे नाम जैसे लोग जो होते हैं तो उनका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, और वो नाम का बच्चा लिटरली कचरा उठा रहा है। ये तो उसके फितरत से बिल्कुल मिल नहीं रहा, ये तो उसके बातों से बिल्कुल नहीं मिल रहा, उसके काम से नहीं मिल रहा, तो ये कैसी नाम मिल गई है उसको। तो वो तो अच्छा है कि उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अब देखो क्या होता है, unaware, भाई उसको पता नहीं है कि उसके नाम का क्या मतलब है, और what his name represents, अब वो अनजान है अपने नाम के मतलब से, तो वो क्या करता है ना, स्ट्रीट्स पे पूरा रोम कर रहा है, पूरा घूम रहा है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ पूरा रोम लगा रहा है, घूम रहा है पूरा। और वो भी देखो सब बच्चे के पैर पे, किसी बच्चे के पैर में भी जूता या चप्पल नहीं है, सब बेयर फुट घूम रहे होते हैं। ठीक है, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जहां पर इन सारे बच्चों को देख के लगता है कि वो सारे बच्चे जैसे सुबह सुबह चिड़िया आते हैं ना, सारे चिड़िया एक साथ आ जाते हैं, रात में गायब हो जाते हैं, वैसे ही ये सारे सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं, और नून होते होते ही ये लोग सब कोई डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर? ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो एक मंथ, 2 मंथ, कुछ मंथ्स बीतने के बाद मैंने हर एक इंसान को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था। कौन? एर्नेस्ट यंग ने। ठीक है, he would have a hard time believing it. It would be difficult for him to believe that his name meant the Lord of Universe. तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि भाई कैसे बिलीव करेगा कि उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट। Why aren't you wearing chappals? I asked one.
तो ना मैं देखी कि भाई बहुत सारे बच्चे ना बेयरफुट घूम रहे हैं, तो मैंने किसी एक से पूछा कि भाई तुम्हारे पैरों में चप्पल क्यों नहीं है, चप्पल कहाँ गए तुम्हारे, ठीक है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। हाँ वो क्या है ना, मेरे पैरों में चप्पल नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा ना शेल्फ से उतार कर मुझे दिया नहीं चप्पल पहनने के लिए, इसलिए मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, ठीक है। ही आंसर सिंपली, और उसने ये बातों को बहुत ही सिंपली आंसर किया। सपोज आप खुद कर लो कि आप रास्ते पे चल रहे हो विदाउट एनी चप्पल, आप बेयरफुट चल रहे हो रास्ते पे, आपसे कोई पूछता है कि चप्पल क्या है तुम्हारा, तो आपको लगेगा यार मेरे से क्यों पूछ लिया, ये मेरे पैर में तो चप्पल नहीं है, क्यों पूछ लिया मेरे से। बट नहीं, यहाँ जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही सिंपली आंसर दे रहे थे, क्या कि हाँ मेरी मम्मा ने शेल्फ से उतार के नहीं दिया, इसलिए मैं खाली पैर ही आ गया हूँ खेलने के लिए, ठीक है। देखो, The writer asked one of them that why was he not wearing any footwear. अब जो ऑथर हमारी एमिस जंग है वो पूछती है कि भाई तुम लोग फुटवेयर क्यों नहीं पहने हुए हो। Boy simply replied that his mother did not get them down from the shelf. As they were beyond his reach, he did not wear them. Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो बॉय सिंपली रिप्लाई करता है कि भाई मेरी मम्मा ने मुझे शेल्फ से उतार के दिया नहीं है। As they were beyond his reach, क्योंकि वो उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था उस शेल्फ तक, तो अपनी मम्मा से वो बोलता है कि मुझे ना शेल्फ से जूता उतार के दे दो, बट वो उतार के नहीं दे रही है उसको क्योंकि उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा। He did not wear them. Even if she did, he will throw them off. अगर मान लो वो उतार कर दे भी देती है तो वो क्या करेगा, फेंक देगा चप्पल निकाल के, ठीक है। And another who is wearing shoes that do not match. अब देखो वहां पे होता है ना कि बच्चे हैं भाई, बच्चे मन के सच्चे हैं, तो एक को पूछ रही है चप्पल का है, तो बोलता है मेरी मम्मा ना शेल्फ से उतार कर नहीं देती है। दूसरा बच्चा रिप्लाई क्या देता है, अरे पता है अगर देगी भी ना निकाल के तो ये पहनेगा नहीं, फेंक देगा। और जो बच्चा की बात बोल रहा है ना, वो बच्चा शूज पहना था बट दो अलग अलग शूज पहना हुआ था उसने, ठीक है। देखो, when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all his life. और इसके बोलते बोलते ना एक थर्ड स्टूडेंट ने, एक थर्ड बच्चे ने रिप्लाई किया दिया, थर्ड कोई तीसरा लड़का था, उसने क्या रिप्लाई दिया, मुझे ना शूज चाहिए। उस पर्टिकुलर बच्चे ने अपने जीवन में कभी भी पेयर ऑफ शूज खरीदे ही नहीं थे, ठीक है। ओके, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब पूरे कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने क्या देखा कि सारे बच्चे ना बेयरफुट ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी बच्चे के पैर पे चप्पल नहीं है, ओके। इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर ना अगर सपोज कर लो कि आपको बोला जाता है कि भाई तुम ना ऐसे क्यों करते हो, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुने हो ना, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चूंकि इनके पास कोई रीजन नहीं है अपने इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई सारे बच्चे बेयरफुट क्यों घूमते हैं, तो यहाँ पर ना इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दे दी कि अगर कोई पूछे ना कि क्यों बेयरफुट घूमते, तो बोल देना हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा रिवाज है, ये कि हम रिवाज है हमारा कि हमें बेयरफुट ही घूमना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पैसे का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, बट हमारा ट्रेडिशन है कि हमें बेयरफुट ही रहना है, क्लियर। क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया ना, थोड़ा रिवाज बना दिया कि सारे बच्चे यहाँ पे बेयरफुट घूमेंगे, ये हमारा रिवाज है, क्लियर। ओके, I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. और वो बोलती है मुझे ना थोड़ा सा ना ऐसा वंडर सा फील हो रहा है कि क्या ये एक्सक्यूज दे रहे हो अपने पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब पॉवर्टी मतलब क्या होता है, जो गरीबी होता है, ठीक है। आप अपने पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए ये रीजन दे रहे हो कि ये एक ट्रेडिशन है, ये एक रिवाज है, सीरियसली, ठीक है। देखो नेक्स्ट, I remember a story a man from UDP once told me. अब ना ये सीन हो ही रहा है, तुरंत एनिस जंग को ना एक सेकंड स्टोरी याद आता है, मतलब एक इंसिडेंट याद आता है, वो उदीपी का इंसिडेंट है। तो ट्रैवल करने गई थी उदीपी यानी कि कर्नाटका में है, ओके। तो वो रिमेम्बर करती है एक स्टोरी, एक लड़का था उदीपी का, ठीक है। As the young boy who would go to school passed an old temple where his father was a priest. अब जब मान लो वो बच्चा था ना, तो वो जो उदीपी में जो लड़का से उनका मुलाकात हुआ था, जब वो बच्चा था ना, तो वो क्या करता था, वो स्कूल जाते वक्त एक ओल्ड टेम्पल पे रुकता था, मतलब पुराना कोई मंदिर है उस पे रुकता था, और वहां पर उसके पापा जो है ना वो पंडित थे, प्रीस्ट यानी कि पंडित थे, ठीक है। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और वो क्या करता था, वो उस मंदिर के पास खड़ा होता था, स्टॉप करता था वहां पे, और ना एक छोटे से मतलब एक सिंपल सा उसका डिमांड क्या था, मांग क्या था उसका कि भाई भगवान जी प्लीज मुझे एक पेयर ऑफ शूज दिला दो, प्लीज दिला दो।
तो वो जो बच्चा है ना, वो स्कूल जाते वक्त, हर दिन स्कूल जाते वक्त वो ओल्ड टेम्पल के पास रुकता है, जिस टेम्पल पे उसके पापा जो है वो प्रीस्ट थे यानी कि पंडित थे, और वो क्या डिमांड करता है, क्या मांग करता है कि भाई मुझे एक पेयर ऑफ शूज चाहिए। क्लियर? ओके। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब क्या बोलते हैं कि 30 years बाद, 30 साल बाद जब मैं दोबारा से उस टाउन पे विजिट करती हूँ, तो मैंने क्या देखा कि टेम्पल जो थे ना, पूरा ड्राउंड हो चुका है। ड्राउंड यानी कि मतलब पूरा खत्म हो चुका है। और देखो, इन एयर ऑफ डेजोलेशन मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, यानी कि उसमें अब कोई भी इंसान नहीं रहता। वो ऐसी जगह बन चुकी थी जिस जगह पर कोई भी इंसान है ही नहीं। ठीक है? Okay. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. और बैकयार्ड में जहां पहले वो पुराने प्रीस्ट यानी कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के, उस पर्टिकुलर बच्चे का जो पापा था प्रीस्ट, वो रहता था, अब वो भी नहीं है। वहां पे एक नया प्रीस्ट आ गया है, न्यू पंडित आ गया है। ठीक है? और वहां पे रेड और व्हाइट कलर के प्लास्टिक चेयर्स लगे हुए थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स। एक यंग लड़का था और वो ना क्या पहना था, देखो अब देखो, एक उदीपी नाम का लड़का है, उसका इंसिडेंट क्या है कि वो, उसका स्टोरी क्या है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, साहिब का स्टोरी, कि वो कचरा उठाता है, गोल्ड सर्च कर रहा है गार्बेज से, तो हो गया। दूसरा स्टोरी क्या है कि नरेटर को यानी कि आनिस जंग को क्या याद आता है कि भाई हमने ना एक बार उदीपी में एक लड़का को मिला था मैंने, तो उस लड़का का ये था ना कि वो लड़का स्कूल जाते वक्त एक टेम्पल पे रुकता था, और टेम्पल पे रुकने के बाद वो प्रे करता था कि भाई मुझे ना एक पेयर ऑफ शूज चाहिए। ये हो गया सेकेंड स्टोरी। अब थर्ड में क्या है, 30 इयर्स बाद जब वो सेम उस जगह पर जाती है, तो वो क्या देखती है कि बैकयार्ड में एक नया पंडित आ गया है, और उस पंडित के पास उन्होंने क्या देखा कि एक लड़का है, वो ग्रे यूनिफॉर्म में ड्रेस किया हुआ था, एक सॉक्स पहना हुआ था, शूज पहना हुआ था उसने, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू ए स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो वो पेंट करते हुए आ रहा था, तो उसने क्या किया, अपनी बैग ऐसे खोली और एक फोल्डेड बेड था, उस पर ऐसे ना फेंक दिया। ठीक है? I remember the prayer another boy, sorry, I'm so sorry. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. But many others like the rag pickers in my neighborhood remains shoeless. देखो, फर्स्ट स्टोरी पढ़ रहे थे हम साहिब की, ठीक है? हमने अब क्या पढ़ा, उदीपी की स्टोरी की। यहाँ पे एक लड़का रहता है और उसने क्या किया, वो प्रे करता था एक पेयर ऑफ शूज के लिए। फिर आ गए हम 30 इयर्स बाद सेम जगह पर, जहां पर नरेटर ने क्या देखा है कि एक यंग बॉय है, वो ग्रे कलर का ड्रेस किया हुआ है, ड्रेस पहना था उसने, सॉक्स पहनी हुई थी, शूज पहना हुआ था। उसने अपनी बैग खोलकर, बैग क्योंकि बहुत ही हैवी थी, तो बैग खोल के उसने फोल्डिंग बेड पर फेंक दी। तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को देख के नरेटर को यानी कि आनिस जंग को क्या याद आता है, 30 इयर्स पहले की बात जो उदीपी के लड़के में उन्होंने देखी थी। तो इस पर्टिकुलर लड़का जो कि ग्रे बैग लेकर आया है, बैग को फोल्डेड बेड पे फेंक रहा है, उसको देखकर नरेटर यानी कि हमारे ऑथर को याद आता है उदीपी के लड़के के बारे में। और देखो क्या याद आता है उनको कि उस लड़के की तरफ देख के मुझे क्या याद आया, आई रिमेम्बर्ड एक लड़का जो प्रे करता था और भगवान ने उसकी सुन ली और फाइनली उसको पेयर ऑफ शूज मिल गया। और फिर वो भगवान को क्या प्रे करता था कि भगवान प्लीज ये जो पेयर ऑफ शूज मुझे मिली है ना, कोशिश करना कि ये शूज मेरे यहाँ से कभी खोए ना, मैं इस शूज को कभी खो ना दूं। ठीक है? तो गॉडेस ने, भगवान ने उसकी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। अब यंग बॉयज देख लो, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर अ शूज। तो क्योंकि जूते की बात हो रही है ना, बेयर फुट बच्चे जो खेल रहे थे, साहिब के दोस्त जो खेल रहे थे बेयर फुट थे, तो शूज की बात हो रही, तो शूज की बातों से उनको याद आ गया उदीपी के बारे में कि वहां पे एक बच्चे ने ऐसे काम किया था, प्रे करता था। फिर उसको देखकर 30 इयर्स बाद जब दोबारा उस जगह पर जाते हैं, तो उनको याद आ गया कि इस बच्चे को देखकर जो पेंट करके आया है, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना है, सॉक्स पहना हुआ है, शूज पहना हुआ था उसने, और उसको देखकर उनको याद आता है 30 इयर्स पहले की वो उदीपी की इंसिडेंट के बारे में। ठीक है? तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ था कि वो बच्चे को शूज भी मिल गई थी, और ना यंग बॉयज के जो बच्चे होते हैं उन सबके पैर पे शूज था। बट इन सब की तरफ रैग पिकर्स यानी कि जो कचरा उठाते हैं ना, अब आ गए वापस से हमारी सेम स्टोरी पर जो कि साहिब के बारे में। ठीक है? तो ये जो बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस। सब कुछ ठीक है, इसको मिल गया जूते, ये बच्चा भी ठीक है, बट रैग पिकर्स जो मेरे नेबरहुड में है, जो साहिब का पूरा गैंग है ना जो कचरा उठाता है, वो लोग अभी भी शूलेस है। उनके पास शू है नहीं है, उनके पास शूज। क्लियर? ओके।
My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to Simapuri, a place on periphery of Delhi, yet miles away from it metamorphically. Acquaintance मतलब क्या होता है? Contact. पेरीफेरी मतलब क्या होता है? आउटर एरिया. और मेटामॉर्फिकली का मतलब क्या होता है? सिंबॉलिकली. तो मतलब दिल्ली के ना आउटर एरिया का जगह का नाम क्या है? सीमापुरी. ठीक है, देखो तो वो क्या बोलती है कि कॉन्टैक्ट विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लेड मी. तो मुझे ना एक बेयरफुट रैग पिकर से जो बातें मेरी हो रही थी कि एक रैग पिकर था, कचरा उठाने वाला था, तो उसके पैरों में भी शूज नहीं था, तो उससे कांटेक्ट होने के बाद मुझे बात पता चलता है सीमापुरी के बारे में, एक ऐसी प्लेस जो दिल्ली के आउटर एरिया में है. ठीक है. Those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, इस सीमापुरी में जो लोग रहते हैं ना, ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश से आए हैं. कौन से साल में आए थे ये? 1971 में इन्होंने बांग्लादेश शिफ्ट किया था. ठीक है. साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम. और साहिब का जो पूरा खानदान है ना, जो फैमिली पूरा उठकर दिल्ली आया है, वो इसी टाइम पे आया था 1971 में, जब बांग्लादेश से सब शिफ्ट हो रहे थे ना, तभी साहिब की फैमिली भी शिफ्ट होकर दिल्ली जैसे शहर में आए थे. ठीक है. देखो, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. वाइल्डरनेस मतलब क्या होता है? सीमापुरी वाइल्डरनेस का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, अ वेस्ट लैंड, यानी कि जो बंजर जमीन होती है, जो जमीन ऐसी जो कोई काम की नहीं है, फर्दर उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है. ठीक है. तो क्या बोलते हैं? सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. उस वक्त सीमापुरी जैसी जो जगह थी वो पूरा एक वेस्ट लैंड थी. ठीक है. इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. तो वो एम्प्टी तो है. सपोज कर लो कि ये सीमापुरी है यहाँ पर आउटर एरिया में, तो ये सीमापुरी है. ठीक है. ये जगह है. अब बांग्लादेश से 1971 में सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था उनको. ठीक है. तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि इस जगह पर ये पहले वेस्ट लैंड था, मतलब खाली जमीन, एम्प्टी जमीन था. अभी भी है, बट खाली नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पर सब अब क्या करते हैं? कचरा डंप करते हैं, वेस्ट डंप करते हैं अपना. ठीक है. तो वो खाली तो है, बट सेम तो है, वेस्ट लैंड तो है, बट खाली नहीं है. इट इज नॉट एम्प्टी. ठीक है. देखो, in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. अब देखो यहाँ पे क्या, पहले मीनिंग देख लेते हैं. टार्पालिन का मतलब क्या होता है? हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लॉथ. ठीक है. देखो इसका मतलब क्या है कि इस जगह पर मड है. ठीक है. रूफ्स ऑफ टिन है, मतलब टिन का पूरा रूफ लगा हुआ है सबके सरों के ऊपर. ठीक है. ट्रैपोलिन है, हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लॉथ. डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज हो रहा है वहां पर. ठीक है. ड्रेनेज सिस्टम है, रनिंग वाटर है. इन सब के बीच में ना, ऐसे एनवायरमेंट के बीच में कौन रह रहा है? 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं इस जगह पर. ठीक है. ओके. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी. और ये सारे लोग जो बांग्लादेश से उठकर सीमापुरी में आए हैं, ये सारे लोग 30 साल तक बिना किसी आइडेंटिटी के इस जगह पर रह रहे थे. ओके. नेक्स्ट. विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन. अब देखो, सब कुछ अलग जगह है, बट गवर्नमेंट की जो चाल ढाल है ना, वो अलग जगह पर है. तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि बांग्लादेश से आए हो, 30 साल तक बिना किसी आइडेंटिटी के यहाँ पे रह रहे हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको क्या दे रही है? राशन कार्ड. कि वो इस लालच में, देखो सिंपल है, रैग पिकर्स है, पैसे उनके पास है नहीं, राइट? पैसे नहीं है तो वो खाना कहां से खाएंगे? कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट ने उनको राशन कार्ड दे रखी है कि भाई तुम्हारे जो ग्रेन्स है ना, अपनी ग्रेन्स आप यहाँ से उठाते रहना, अनाज यहाँ से आप उठाना, बट बदले में क्या मांगते हैं वो? वोट्स. कि जो गरीब लोग है ना, इनका वोट्स बहुत ही मैटर करता है, तो इनको राशन कार्ड देके खुश कर दो भाई, ताकि ये हमें बदले में क्या देंगे? ये बदले में देंगे हमें वोट देंगे हमारी गवर्नमेंट को. ठीक है. नेक्स्ट. फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. फिलहाल इनके लिए ना, इन सारे लोगों के लिए जो अभी सीमापुरी में रह रहे हैं, इन सबके लिए खाना जरूरी है, ना कि आइडेंटिटी. जो करना है करो यार, बस हमें खाना दे दो खाने को. हमें फूड की जरूरत है, आइडेंटिटी की नहीं. ठीक है. नेक्स्ट देखो. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without any aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no
ग्रेन। अब देखो क्या बात है कि फूड इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारे सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए क्या जरूरी है, आइडेंटिटी या फूड? क्या बोलोगे भाई, मेरे लिए तो फूड जरूरी है, खाना जरूरी है भाई, खाना मिलेगा तब एनर्जी आएगा, तब काम करेंगे, तब खुश होंगे, है ना। तो फूड हमारे आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कैसे फीड करते हैं अपनी फैमिली को? क्या फीड करते हैं? आइडेंटिटी थोड़ी फीड करते हैं, नहीं ना, खाना फीड करते हैं, तभी जिंदा है, ठीक है। देखो हमें ना इस फील्ड में नहीं रहना, ठीक है, जहां पे कोई ग्रेन ना मिले। रैदर हमें कहां रहना है, हमें रहना है उस जगह पर जहां पर हमें पेट के दर्द के साथ सोना ना पड़े। अगर हमें भूख से पेट दर्द हो रहा है तब हमें सोना नहीं पा, तब हम सो नहीं पा रहे हैं, इससे क्या फायदा, है ना। इससे अच्छा हमें खाना देकर हमारी पेट की दर्द को कम कर दो। हमें ना ये इस फील्ड में नहीं रहना जहां पर कोई भी ग्रेन ना मिलता हो, ठीक है। नेक्स्ट, say a group of women in the tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river। तो जब नरेटर जो है ना, ऑथर जो है हमारी एनिस जंग, जब वो पूछती है उन सारी लड़कियों को, उन सारी लेडीज को जो साड़ीज में है, तो जब पूछते हैं कि भाई आपने अपनी इतनी सुंदर फील्ड्स, अपनी इतनी सुंदर रिवर्स जैसी जगहों को छोड़कर यहाँ पे क्यों रह रहे हो, तो सब लड़कियां क्या आवाज देती है, सब साथ में क्या बोलती हैं कि हमें पेट दर्द, भूख मर्री से नहीं मरना, सर्वाइवल के लिए खाना जरूरी है, हमें ये ऐसी जगह पे नहीं रहना जिस जगह पर हमें ग्रेन्स ना मिलता हो, खाने को अनाज ना मिलता हो, ठीक है। तो हमारे लिए आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी क्या है, फूड जरूरी है, हमारे आइडेंटिटी हमारे लिए जरूरी नहीं है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। अब जहां जहां उनको खाना मिल रहा है वो क्या करते हैं, अपना होता है ना कि टेंट उठा उठा कर हम शिफ्ट करते हैं, टेंट उठाया जहां मर्जी वहां लगा दिया, वहां से उठाया जहां मर्जी वहां लगा दिया, है ना। तो वहां पे वो क्या करती हैं, अपना फूड जहां उनको लगता है कि भाई यहाँ पे हमें अच्छे से खाना वाना मिल सकता है, अपना टेंट उठाकर वहां लगा लेती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और यही शिफ्टिंग में, घिसापिटी में, वहां से वहां जा रहे हैं, वहां से वहां शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे हैं, इसी घिसापिटी के चक्कर में जो बच्चे हैं वो ग्रो अप हो जाते हैं, बिना किसी पढ़ाई के वो ग्रो अप हो जाते हैं, ठीक है। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको क्या बोला जाता है कि भाई हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, हमारे पीछे जो तुम आ रहे हो ना, तुम भी सर्वाइव ही करो, ठीक है, कि तुम्हारे लिए ना हम ये जो कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट होकर वहां जा रहे हैं, वहां से शिफ्ट होकर यहाँ आ रहे हैं, तो बच्चे उसमें ही ग्रो हो रहे हैं, पढ़ाई लिखा जा नहीं रहा उनको, उनके पास टाइम नहीं है, क्या करते हैं वो माँ बाप का हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे क्या बोला जा रहा है कि तुम हमारे सर्वाइवल के पार्टनर बन जाओ, कि जब हम चले जाएं तो तुम इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, तुम भी चाइल्ड लेबर करते ही रहो, ठीक है ना। देखो, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और अगर आपको सीमापुरी में सर्वाइव करना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई, रैक पिकिंग, मतलब कचरा उठाओ, ठीक है, यही एक ऑप्शन है सर्वाइवल का। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It's their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for child, it is even more. तो ये जो है ना, गार्बेज उठाना, ये उन लोग के लिए गोल्ड हो गया है, ये इन लोग का डेली का खाना हो गया है। तो उनके छत के ऊपर अगर छत है, टूटा ही छत क्यों ना हो, चलेगा, छत है ना, घर है ना, ऊपर शेल्टर है ना, टूटा है तो क्या हो गया, घर है तो सही, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे लिए ठीक है, और बच्चे इसमें खुश हैं क्योंकि उनको खाने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। अब देखो भाई, अगर कोई कचरा उठा रहा है तो वहां पे उनको क्या क्या मिल जाता है, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का सिक्का, सॉरी 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का नोट, 20 का नोट, ये मिल जा रहा है उनको। अच्छा, आप ये देखो क्या कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो बड़े बड़े, जैसे गंगा रिवर जो होता है, तो हम अगर ट्रेन में जा रहे होते हैं ना, हम खिड़की से ना फेंक देते हैं उनको, आशीर्वाद लेकर फेंकते हैं, 1 रुपए 2 रुपए जो भी, आपको पता है हम तो फेंक रहे हैं आशीर्वाद के लिए ना, कि भाई गंगा मैया हमारा साथ देंगी, सब अच्छा होगा। बट नीचे कोई लोग खड़ा होता है, और पता है वो लोग क्या करता है, उन लोग के ना एक बहुत बड़े रोप में वो एक आयरन अटैच करते हैं, और जोर से ना घुमाकर आयरन ना जोर से मारते हैं ऐसे, और फिर वो थोड़ा देर के लिए पानी में छोड़ देते हैं। वो आयरन मतलब बहुत बड़ा सा आयरन होता है, रोप बहुत एकदम तेजी से चलाते हैं, ऐसे तेजी से, और जोर से दूर तक फेंकते हैं, वो पानी में जाता है, और थोड़ा देर रहने के बाद वो जोर से टानते हैं उसको, ठीक है। जितना वेट उस पर्टिकुलर रोप का फेंकते वक्त नहीं था, उसके 4 गुना 10 गुना ज्यादा वेट होता है टानते वक्त। क्यों पता है? क्योंकि जब वो टान रहे होते हैं ना जोर जोर से, तो उस मैग्नेट, वो जो पर्टिकुलर मैग्नेट है, वो सारे सिक्कों को अपने ऊपर
अट्रैक्ट कर लेती है, मैग्नेट कर लेती है, मैग्नेटाइज कर लेती है। जितने भी हम सिक्का फेंकते हैं ना ऊपर से, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी फेंकते हैं हम, वो सब उस मैग्नेट में जाती है और जो उस पर्टिकुलर मैग्नेट को टान रहा होता है वो तो माला माल हो गया भाई। इतना सिक्का उसको मिलता है ना, इतने सिक्के मिलते हैं पैसे के, ठीक है, वो टान कर ना पूरा खुश हो जाता है कि भाई चलो 5 मिला, 10 मिला, इतने सिक्के मिलते हैं उनको, ठीक है। देखो, तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज साहिब के साथ हो रहा है। जब वो कचरा उठाता है ना, तो कभी उसको 1 रुपया मिलता है, कभी 10 रुपया मिलता है, तो वो उससे खुश हो गया, भाई बचपना है, मजा आ रहा है ये सब चीज करने में, दोस्त है, यार है, सब कर रहे हैं साथ मिलकर, खुशी मनाओ, ठीक है। साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, उसका आंख पूरा ना चमक रहा है उसका आंखें बोलते हुए, ठीक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is a hope of finding more. अब देखो क्या है, अगर गार्बेज में आपको एक सिक्का मिल गया, आप क्या करोगे, अरे और होगा, चल चल ढूंढते हैं, करोगे ना। तो अगर आपको कुछ एक चीज मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है अगर आपको, तो आप और ढूंढने की कोशिश करोगे, आप और स्क्राउंज करोगे इस पर्टिकुलर चीज को। तो इन बच्चों के साथ भी वही हो रहा है, जब वो रैक पिकिंग कर रहे हैं और गार्बेज से उनको पैसा उठाना पड़ रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, कुछ गोल्ड मिल रहा है, तो वो बोलते हैं कि भाई एक नहीं होगा, ढूंढ और होगा, बहुत सारे होंगे इसके अंदर। तो वो ना स्क्राउंज करने में उनको और मोटिवेट फील होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, it seems that for a children garbage has meaning different from what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. सिंपल है कि भाई अगर कोई आपके बाप का उम्र का है या कोई दादा परदादा है, तो वो जब ये काम कर रहे थे ना, तो उनके लिए वो सरवाइव कर रहे कि भाई खाना नहीं, हमारे पास खाना मिल जाएगा, मेरा फैमिली जो है ना, मेरे बच्चे जो है ना वो खाना खा लेंगे, तो उनके लिए सर्वाइवल है। बट जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए सर्वाइवल नहीं है, उनके लिए ना वहां मजा मस्ती वंडरफुल चीज है उनके लिए। तो ओल्ड लोगों के लिए ये सर्वाइवल हो जाएगी, बट बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए ये वंडरफुल चीज है, तो उनके लिए मौज मस्ती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, one winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. अब देखो फेंस क्या होता है, सपोज कर लो कि ये ना नेट लगी हुई है, यहाँ पे इमेज मैंने ऐड नहीं किया है, सो आई विल शो यू लाइक दिस। तो ये ना यहाँ पे पूरा ग्राउंड है, पीछे पूरा ग्राउंड है, और ये फेंस से ना जो नेट जैसी होती है, आप इस फेंस से ना देख सकते हो कि उस तरफ क्या हो रहा है। तो इस फेंस के पास ना हमारी जो ऑथर एनिस जंग है, उन्होंने देखा कि साहिब यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, वॉचिंग 2 young men dressed in a white playing tennis। और वो क्या देखता है कि यहाँ पर 2 ऐसे लोग खड़े थे जो दोनों ही लोग टेनिस खेल रहे थे, ठीक है। ओके, आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो फेंस के पीछे खड़ा होकर क्या बोलता है, मुझे ना ये गेम बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये गेम देखकर, ठीक है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। मैं ना इसके अंदर जाऊंगा जब यहाँ पे अंदर ना कोई नहीं होगा ना, तब इसके अंदर कूद के जाऊंगा मैं। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। और पता है आपको, मैं जब अंदर जाता हूँ ना, तो जो गेट कीपर होता है, जो दरवान होता है यहाँ पे, वो मुझे ना झूला झूलने देता है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहिब टेनिस खेल रहे हैं ना वहां के अंदर के लोग, उसको पसंद है ये गेम, तो वो भी ना टेनिस शूज ही पहना हुआ था, ठीक है। बट वो टेनिस शूज उसके कपड़े पे, उसके जो वो धारण किया था शॉर्ट्स पे, कपड़े पे, शर्ट पे, बहुत ही डिस्कलर्ड शर्ट था उसका, उसपे बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ही गंदा लग रहा था वो पर्टिकुलर शूज, ठीक है। ओके, someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। और जब वो पता है कि भाई इतने दिन से तो मुझे ये एनिस जंग बेयरफुट देख रही थी और आज वो देख रही है मेरे पैरों में शूज है, वो भी टेनिस शूज है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये मुझे ना किसी ने दिया है ये शूज, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो। नेक्स्ट देखो, the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। अब क्या है कि वो जो शूज है जो वो पहना हुआ था, वो शूज डिस्कार्डेड यानी कि फेंका हुआ शूज था। जो शूज किसी एक ऐसे बच्चे ने फेंकी थी, किसी एक अमीर घर के बच्चे ने फेंकी थी, कोई एक अमीर दादा ने फेंकी थी, जो ये शूज को इसीलिए फेंक दिया गया था क्योंकि उसमें एक होल था। तो ये जो इंसान है, जो बच्चा है, जो ये शूज को फेंक चुका है, डिस्कार्ड कर चुका है, उसने क्यों डिस्कार्ड किया, क्योंकि उसमें होल थी। बट क्या साहिब को बॉदर कर रहा है ये बात? नहीं, उसके लिए पैरों में शूज है, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है कि भाई ये शूज में होल है या क्या, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मजा आ रहा है। For one who has worked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। तो एक इंसान जो बिना चप्पल के खेल रहा था, बिना चप्पल के चल रहा था, उसके लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए
एक होल भी लगा हुआ है, एक होल भी किया हुआ शूज ना, एक ड्रीम है जो सच हो चुका है अभी, ठीक है। गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच, बट ये जो गेम वो खेल रहे थे ना बच्चे, जो गेम वो टेनिस शूज पहनकर देख रहा था, टेनिस गेम जो वो खेल रहे थे, वो उसके पहुंच से बहुत दूर तक है, कोई रिश्ता नाता नहीं है उसके पहुंच पर टेनिस गेम का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज स्टील का कैनिस्टर। अब उसके हाथ में ना एक स्टील का कैनिस्टर है, वो टी बूथ पे खड़ा है, मिल्क बूथ पे। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रेड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब बताना है कि मैं ना अब इस पे, ये जो टी स्टॉल है ना, मैं यहाँ पे काम करता हूँ अब। डज ही लाइक द जॉब? आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे दिन का 800 रुपए मिलता है और दिन का दोनों वक्त का खाना मिलता है, मील्स मिलता है और 800 रुपीज मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने उससे पूछा तुम्हें ये काम पसंद है क्या? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, और उसका चेहरा जो है वो केयरफ्री लुक जो थी ना बचपन में, जैसे मान लो मैं अभी कुछ काम करती हूँ, मम्मी ने बोला कि चलो ये करके आओ, तो कर लिया, बचपना है, मजा आ रहा है, खुश हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बट अब जो साहिब बड़ा हो चुका है, उसका वो केयरफ्री लुक नहीं है चेहरे पर, तो वो अब केयरफ्री नहीं है, चेहरे पर कुछ टेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके साथ, ठीक है। देखो, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइट ओवर हिज शोल्डर। तो वो पैन अपने हाथ में पकड़ा, जो कैनिस्टर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, जो चाय वो बेच रहा है, वो ज्यादा भारी है उसके उस शोल्डर बैग से जब वो गार्बेज उठाता था, ठीक है। तो वो जो गार्बेज उठा रहा था, उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, कुछ ड्यूटीज नहीं थे, बस अपने शौक से कर रहा है, मौज मस्ती के लिए कर रहा है। तो उस वक्त का चीज और अभी में बहुत डिफरेंस है। अभी एक प्लेट जो वो उठा रहा है ना, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा भारी लग रहा है उसको, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ ड्यूटीज है, कुछ चीजें हैं जो उसको कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है। ओके, द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था, बट कैनिस्टर आज उसका है? कैनिस्टर उसका नहीं, कैनिस्टर उसकी दुकान वाले का है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। सिंपल है कि भाई देखो कितने अच्छे से इसका एंडिंग किया गया है, कितने सुंदर से लिखा गया है कि पहले बचपन में जब वो उस रैक पिकिंग करता था, उसके शोल्डर पे एक बैग होता हुआ करता था, जिस बैग में वो कचरा भरता था, ठीक है, उसमें से अगर कुछ उसको गोल्ड मिल गया तो बहुत अच्छा बात है, उस वक्त वो खुशी से कर रहा है उस चीज को, ठीक है, केयरफ्री होके कर रहा है। बट अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उसको करने के लिए अभी वो कुछ टी स्टॉल पे है जहां पर उसको 800 रुपीज पर मंथ मिलता है, वहां वो खुद का मालिक नहीं है, ठीक है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है। तो उस वक्त उसके बैग भी उसका खुद का था, बट अभी कैनिस्टर उसका नहीं है, तो वो कैनिस्टर भी उस दुकान वाले का है, तो उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो खुद का मालिक अब नहीं था, ठीक है। तो वो केयरफ्री लुक उसमें नहीं थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे उसके साथ, कुछ ड्यूटीज थे, मतलब वो अभी जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी है इन कंपैरिजन टू द वर्क व्हिच ही वाज डूइंग इन हिज चाइल्डहुड। क्लियर? ओके, तो दिस वाज आवर स्टोरी, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारी स्टोरी आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है बट इट्स ओके। तो स्टोरी 2 क्या है हमारा? आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो सेम स्टोरी लॉ स्प्रिंग में हमारे ऑथर एनिस जंग ने हमें 2 स्टोरी समझाया है। पहला जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, साहिब के बारे में था कि भाई किस तरीके से वो गार्बेज से गोल्ड ढूंढता था, बाद में उसके चेहरे पर केयर फ्री लुक खत्म हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ते हैं मुकेश के बारे में। ओके, अब वो मुकेश नहीं है, मुकेश ओम कपूर मखीजा जो हम पढ़ते थे ना ओम शांति में, वो मुकेश नहीं है, ठीक है, और ना ही मुकेश अंबानी है, ठीक है। देखो, तो ये हमारा मुकेश जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा कैरेक्टर है स्टोरी में। तो इसमें स्टोरी में क्या होता है ना कि मुकेश जो है उसको, वो एक मतलब ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अगर मान लो मेरे पापा का बिजनेस है कि वो सपोज बिजनेस है, सपोज कर लो मेरे पापा टीचर है, ठीक है, फिर मेरी मम्मी टीचर थी, तो फिर मेरी मम्मी में मैं भी टीचर हूँ, अब मैं पढ़ा रही हूँ, क्या पता मेरा बच्चा भी टीचर हो, तो जनरेशन कैरी फॉरवर्ड है ना, तो वो काम को सेम काम करते जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर सेम चीज था, बट किसी ने इसको तो बदलना पड़ेगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ट्रेडिशन को खत्म करेगा। ये जो जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रही है, नहीं हम बिजनेस में है ना, तुम बिजनेस ही संभालोगे, उसके बाद तुम्हारा जो बच्चा होगा ना वो बिजनेस ही संभालेगा, ऐसे नहीं करना है। तो मुकेश का था कि भाई क्यों क्यों मैं बैंगल्स बनाऊं, मेरे जनरेशन में पहले जमाने में सबको अगर बैंगल्स बनाते थे तो मैं भी क्यों बैंगल्स बनाऊं, मुझे बैंगल्स नहीं बनाना, मुझे कार ड्राइव करना है, मुझे ना गाड़ी चलाने में मजा आता है, मुझे गाड़ी चलाना है, मुझे बैंगल्स नहीं बनाना, ठीक है। किस तरीके से वो सब कुछ बताता है, अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है एनिस जंग को, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी में। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। अगेन मैं बता रही हूँ आप लोगों को मीनिंग्स
और जो कॉन्टेक्स्ट गिवन है उसे अपने बुक में नोट करते रहना। क्लियर? ओके। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब मुकेश क्या चाहता है कि भाई मुझे किसी के अंदर काम नहीं करना, मुझे अपना खुद का मास्टर बनना है, मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता। तो मुझे क्योंकि खुद का मालिक बनना, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं वहां पर ना राजा की तरह रहूं, कोई मुझे ऑर्डर ना दे कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, ये सही से क्यों नहीं किए, इतने में ज्यादा क्यों नहीं आए। मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मुझे ये सब चोचले में नहीं पड़ना। क्लियर? ओके। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। अब वो क्या बोलता है, मुझे ना एक मोटर मैकेनिक बनना है। क्या बनना है उसको? एक मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस, और वो अनाउंस करता है कि हाँ मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, ना कि किसी के अंदर काम करना है। ओके। द राइटर मेट अ बॉय नेम्ड मुकेश हु एस्पायर्ड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब राइटर यानी कि एनिस जंग, वो किससे मिलती है? वो मिलती है मुकेश से। ठीक है, मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। और जो ऑथर एनिस जंग है वो क्या पूछती है, अच्छा तो तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो? तो बोलता है हाँ मुझे तो बनना है। तो पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें कुछ कार्स के बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ जानते हो कार्स के बारे में? She asked him if he she asked him if he knew anything about cars. तो वो कोशिश करती है कि भाई इससे पूछूं मैं कि तुम्हें अगर कार चलानी है, तुम्हें कार्स के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है? कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना, कि अगर तुम्हें यही करना है तो उसका कुछ तो नॉलेज तुम्हें होगा ही, तभी तुम ये चीज सोच रहे हो। ठीक है। I will learn to drive a car, he answers. मैं ना कार चलाना सीखूंगा, मुझे ना बड़ा मन है कि मैं कार चलाना सीखूं और कार चलाऊं। ठीक है। Looking straight into my eyes, और वो ना मेरी आंखों में एक तरफा, मतलब सॉरी, वो मेरी आंखों में एक तक देखते रहता था और एक तक देखकर वो मुझे जवाब देता है कि मुझे ना कार चलाना सीखना है। क्लियर? His dream looms like a क्या हो रही है? His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। कुछ कुछ मीनिंग्स है देखो। looms like a mirage मतलब क्या होता है? seems that it will be true in the future but actually it will not be so। तो ऐसा प्रतीत होना कि भाई फ्यूचर में ऐसा चीज होगा ही, हम करके दिखाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। एक सेकेंड रुको यार, मैं ना पानी पी लूं थोड़ा सा, थोड़ा सा प्यास लग गया है, इसलिए ज्यादा मुझे लग रहा है हम अटक रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में। स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ठीक है। देखो, his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, famous for its बैंगल। अब फिरोजाबाद जो जगह है ना, उस जगह पर वो फेमस क्यों है? बैंगल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैंगल्स मेकिंग होता है। और जैसे होता है ना कि एक जगह पर कुछ एक चीजें फेमस होती है, जैसे कुर्ग है, आसाम है, चेन्नई है, कोलकाता, दिल्ली। जैसे हमारे कोलकाता में, हमारे वेस्ट बंगाल में हमारा फेमस है रसगुल्ला। ठीक है, गरम गरम रसगुल्ला खा लोगे ना, क्या मजा आता है। तो ना हर जगह की कुछ खासियत होती है। तो फिरोजाबाद की खासियत क्या है कि वो फेमस क्यों है? बैंगल्स के लिए। ठीक है, तो तुमको लग तो रहा है कि तुम कार चलाना सीख लोगे, तुम कार चला लोगे, बट ये तुम्हारा एक लूम्स लाइक अ मिराज है। तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि ये होगा, बट ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। तुम अपने काम को, जो तुम्हारी जनरेशन पूरे कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रही है, तुम उस लाइन को बदल दो। पॉसिबल है ये। देखो आगे क्या होता है। Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles। हर एक फैमिली ना, हर दरवाजे के बाद एक, दरवाजे के बाद फिर दरवाजे के बाद, हर एक दरवाजे में जाओगे ना, जब नॉक करोगे तो दिखेगा कि भाई फिरोजाबाद में सारे ही फैमिली सिर्फ बैंगल मेकिंग के काम में ही एंगेज्ड है। ठीक है, देखो, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। अब देखो, ये एक ऐसी सेंटर ऑफ इंडिया है जहां पर देखो क्या है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे पूरा सिंपल है। देखो बैंगल्स कैसे बनाते हैं हम, ग्लास को मेल्ट करके हीट करके बनाते हैं ना, तो सेम चीज बोल रहे कि ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज है, जहां फैमिलीज जो है ना, उनके पूरे जनरेशंस, मतलब परदादा, एंसेस्टर्स जो थे, वो सब इस काम को करते हुए आ रहे हैं। तो जनरेशंस जो है ना, वो इन सारे फर्नेसेस के काम पे काम करते हुए आ रही है। ठीक है, वेल्डिंग क्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता था कि भाई जनरेशन जो थे ना, पुराने जनरेशन के जो लोग थे, वो सारे क्या करते थे? ग्लासेस वेल्डिंग करते थे। ठीक है, मेकिंग बैंगल्स बनाते थे उन सारी ही वुमेन के लिए। ठीक है, वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल और ग्लास पीसेस बाय हीटिंग देम। जब हम किसी भी ग्लासेस को हीट करते हैं और उसे शेप में लेके आते हैं, बैंगल के शेप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेल्डिंग ऑफ ग्लासेस। फर्नेसेस मतलब क्या होता है? क्लोज्ड रूम और कंटेनर वेयर हीट इज प्रोड्यूस्ड।
एक ऐसी रूम जहां पर हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ये ना एक इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री था, जहां पर जनरेशन अपनी वक्त कहाँ बिताती थी, फर्नेसेस में बिताती थी, और वो सारे ही लोग क्या करते थे, ग्लासेस को वेल्ड करते थे। ठीक है, और क्या करते थे, बैंगल्स बनाते थे सारी ही औरतों के लिए। ठीक है, अब देखो भाई चूड़ी मर्द तो नहीं पहनेगा, औरत ही पहनेगी। देखो नेक्स्ट, Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get into him and all those 1,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. देखो, dingy का मतलब क्या होता है, एक डार्क और एक डिम एरिया। स्लॉग मतलब क्या होता है, बहुत ही हार्ड वर्क करना। क्लियर? डे लाइट हाउस मतलब क्या होता है, आवर्स ऑफ द डे व्हेन देयर इज अ सनलाइट। अब देखो क्या लिखा है, मुकेश की जो फैमिली है वो इसमें बिलोंग करते हैं कि भाई उनके सारे जनरेशन ना इसी में काम करते थे। ठीक है, नन ऑफ देम नो, किसी को नहीं पता है कि ये कितना इलीगल काम है। भाई पता है कि भाई चाइल्ड लेबर बहुत ही इलीगल हो चुका है। ठीक है, किसी को नहीं पता कि ये इलीगल है। बच्चों के लिए, मुकेश जैसे बच्चों के लिए कितना इलीगल है वहां पर उस हॉट फर्नेसेस जहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे काम करना इलीगल है बच्चों के लिए। ठीक है, वहां पे चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते आप। ठीक है, इन डिंजी सेल्स, उस डार्क और डिम एरिया में जहां पे ना कोई एयर है ना कोई लाइट है। ठीक है, और वहां पर आप इन जैसे बच्चों को 20,000 चिल्ड्रंस को आप क्या कर रहे हो, वहां भेज रहे हो काम करने के लिए उस डिम और बहुत ही लाइट डार्क एरिया में। ठीक है, देखो, एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। और वहां पे वो क्या करती हैं, देखो, आवर्स ऑफ द डे व्हेन देयर इज सनलाइट। तो वहां पर जो बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चे वो हॉट फर्नेसेस में हैं और वहां पर वो क्या कर रहे हैं, पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डे लाइट में। ठीक है, देखो, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। अब देखो सिंपल है, अगर आप बोलते हो अपने बच्चों को कि भाई जाओ, किसी को भी अगर आप सॉरी, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भाई जाओ और जाकर डिम जगह पर डार्क एरिया में आपको जाना है, फर्नेस जलाना है, मतलब कि आग जलानी है, उस जगह को हीट करना है और फिर ना आपके बहुत ही आईज को बहुत ही मतलब स्ट्रांगली पुट करके आपको वो बैंगल को शेप देना है, बनाना है, तो एक आंख कितना ही कितना देखेगा उस पर्टिकुलर जगह पर। तो इतना जो उसको रोशनी देना पड़ रहा है ना, अपनी आंखों से जो रोशनी वो लगा रहा है उसमें, और उसके बाद जब वहां से निकलकर वो आता है किसी डे लाइट में, किसी सनलाइट के आवर्स में जब वो आता है, तो एक अंधेरे से वो आ रहा है एक लाइटिंग एरिया में। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। ठीक है, देखो सिंपल है, अगर मैं इस कमरे को अंधा, मतलब अंधा बोल रही हूँ, सॉरी, अगर इस कमरे को मैं अंधेरा कर दूं पूरा, ठीक है, आपको बोलूं कि मैं ना एक लाइट कैंडल जला रही हूँ, आप ना सुई में धागा फंसाओ, तो ये कितना आपको आंख में प्रेशर डाल के देखना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, आपकी आंख खराब होगी, आपका आई साइट लूज कर लोगे आप। तो सेम चीज हो रहा है सारे बच्चों के साथ वहां पर। तो बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी आई साइट लूज कर दी थी। ठीक है, देखो मुकेश, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, चलो, Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no window, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state. अब देखो क्या होता है, मुकेश जो है ना, अब वो बोलता है कि भाई आप एक काम करिए ना, मेरे घर चलिए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, वो भी रिबिल्ट हो रहा है, यानी कि रेनोवेट हो रहा है उसका घर, मुकेश का घर। तो वो एर्नेस्ट जंग हमारी ऑथर को क्या कहते हैं कि भाई हमारे घर चलिए, हमारा घर जो है ना वो रिबिल्ट हो रहा है। ठीक है, देखो अब हम साथ में जा रहे हैं, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। देखो यहाँ पे स्टिंकिंग का मतलब क्या होता है, बैड स्मेल। तो जो रास्ता थी ना, जैसे मान लो ये अगर लेन है, जो रास्ता ना बहुत ही स्मेल कर रहा था, जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा था। ठीक है, चोक्ड विद गार्बेज, यानी कि ब्लॉक्ड विद गार्बेज, तो पूरा जगह ना हर जगह पे कचरा है, कचरा है, कचरा फेंका, यहाँ कचरा वहां कचरा, तो पूरे रास्ते, जैसे मान लो अगर ये लेन है, ठीक है, पूरा कचरा है यहाँ पर, यहाँ पूरा कचरा है और हम यहाँ से जा रहे हैं, तो स्मेल आ रहा है, पूरा गार्बेज पूरा ब्लॉक कर दिया रास्ते को। ठीक है, पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स, हॉवल्स मतलब क्या होता है, स्लम्स, और वो हर जगह जब हम क्रॉस कर रहे हैं ना, तो हर घर ना स्लम्स है, मतलब स्लम एरिया है पूरा। ठीक है, देखो, with crumbling walls
क्रम्बलिंग मतलब क्या होता है, फॉलिंग डाउन। मतलब अगर मान लो दीवार जो है ना वो टूट के गिरती रहती है ना, टूटा फूटा दीवार होता है, तो वो हर जगह पर वो दीवार पूरा गिरा हुआ है, फेलिंग डाउन, पूरा गिरा हुआ दीवार सब है हर जगह। वुबली डोर्स, वुबली यानी कि अनस्टेडी, मतलब पता नहीं है कि कभी भी गिर सकता है, वो टिका हुआ डोर्स नहीं है, ठीक है। देखो, नो विंडोज, कहीं विंडो नहीं है, पूरा क्राउडेड एरिया है, वहां ह्यूमंस भी है, एनिमल्स भी है। तो इतने गंदे जगह पर जहां पर पूरा स्मेल आ रहा है, रास्ता खराब है, विंडोज नहीं है, क्राउडेड प्लेस है, उस जगह से मुझे मुकेश लेके जा रहा था अपने घर पर, जो घर उसका रिबिल्ड हो रहा था। क्लियर? ओके। He stops at the door of one such house, bangs the wooden iron door with foot and pushes it open. अब वो क्या कर रहा है, वो चलते ना मैं दरवाजे पे आ गए और मुकेश ना एक गेट को ऐसे नॉक करता है और जोर से ना लात मारता है उस गेट पे, और वो गेट क्या होता है, खुल जाता है। क्लियर? ओके। We enter a half built shack. shack मतलब क्या होता है, a roughly built hut, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो बना हुआ होता है ना, तो हम उस हट में, झोपड़ी में घुस गए थे। In one part of it thatched with dead grass. thatched मतलब क्या होता है, covered with dry grass. अब ना एक पार्ट ऐसी थी उस घर में जो ड्राई, जो सूखा हुआ घास होता है ना, उससे कवर अप किया हुआ था, ठीक है। Is firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब देखो, वेसल मतलब क्या होता है, कंटेनर जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं। सिजलिंग यानी कि जो वो साउंड होता है ना, अगर मान लो सपोज कर लो कि हम चिकन फ्राई कर रहे हैं या फिश फ्राई कर रहे हैं, तो एक होता है ना आवाज आता है, का जो आवाज आता है ना, उसे हम कहते हैं सिजलिंग, ठीक है। देखो, तो ना सब कुछ ठीक है, एक पार्ट में पूरा घास से झांपा हुआ है, कवर किया हुआ है, और मैं देखती क्या हूं कि एक फायरवुड स्टोव पर एक डिश लगाई हुई है, जिस डिश पे हम खाना बनाते हैं, जिस कंटेनर में हम खाना बनाते हैं, और वहां से ना सिजलिंग साउंड आ रही थी, जो खाना बनाने का, फ्राई करने का जो साउंड होता है, वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और फिर मैं क्या देखती हूँ कि जमीन पर एक बड़े बड़े थाली लगे हुए हैं, थाली में वेजिटेबल्स चॉप, मतलब वेजिटेबल्स कट करके रखे हुए थे, ठीक है। देखो, अ फ्राइल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्राइल यानी कि बहुत ही थिन और बहुत ही वीक, यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, फ्राइल, ठीक है। तो इस फ्राइल यंग वुमेन जो है ना, बहुत ही पतली सी थिन वुमेन थी, और वो पूरे खानदान, पूरे परिवार के लिए क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, ठीक है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब क्या है, देखो, जब आप कुछ फ्राई कर रहे हो ना, तो ना एक स्मोक निकलता है बाहर, एक धुआं आता है, तो वो धुआं उसकी आंखों में जा रहा है, बट वो फिर भी हंस रही है, ठीक है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। अब मुकेश जो लड़का है, उसके जो बड़े भाई है, मतलब कि मुकेश की भाभी है वो लड़की, ठीक है, जो खाना बना रही थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, कुछ ज्यादा एज हुआ नहीं है उनकी भाभी का। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। और ऐसा था कि वो इतना काम करती है, इतनी मेहनती है, इतनी अच्छी है ना, कि सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं, एज अ बहू है वो घर की, ठीक है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड द फादर। और वो अपने हस्बैंड की भाई मुकेश की, और अपने पापा की, मतलब कि अपने हस्बैंड के भाई, यानी पापा सॉरी, अपने ससुर जी की मालिक हो चुकी थी, ठीक है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. तो ना हमने देखा है कि भाई हम ना ऐसे पर्दा करते हैं, ठीक है, अपने बड़ों से ऐसे पर्दा करते हैं, यहाँ पे रखते हैं ऐसे, तो काम कर रहे हैं, और जैसे कि बड़े आएंगे ना, तुरंत ऐसे ना झाप लेंगे ऐसे। तो सेम चीज कर रही है मुकेश की वाइफ। तो व्हाट शी इज डूइंग इज कि जैसे वो देखती है कि भाई उनसे कोई बड़ा, यानी कि भाई बड़ी तो उनका हस्बैंड खुद बड़ा है, तो वहां पर ऐसा होता है कि हमने जेठ से ऐसे पर्दा किया जाता है, राइट। तो वो क्या करती है, देखती है जबकि मेरे ससुर जी आ रहे हैं, तो वो अपने व्हील को, मतलब कि अपने पर्दे को, अपने घूंघट को और नजदीक कर लेती है, अपना मुंह छिपा लेती है अपना, ठीक है। देखो, एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और ये रिवाज है, ये हमारा नियम है कि जो औरतें होती है ना, वो घर के बड़े मर्दों के सामने ना पर्दा करके रखती है, ठीक है। तो ये रिवाज है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है वहां का, तो इसको फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. अब इस केस में जो एल्डर वन है, यानी कि मुकेश का जो भाई है, वो या पापा थे जो उसके, तो वो सब कोई क्या करते हैं, बैंगल बनाते हैं, ठीक है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school,
All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangle. अब जो पिताजी हैं, जो ससुर जी हैं ना इस लड़की के, यानी कि मुकेश के जो पापा है, तो वो क्या करते थे, देखो जो एल्डर वन है वो बैंगल मेकर है, ठीक है। इतने सालों की मेहनत और हार्ड लेबर करने के बाद भी, पहले वो टेलर थे, फिर वो बैंगल मेकर हो गए, ठीक है, बट वो घर रिनोवेट नहीं करा पा रहे थे। तो उसके बदले क्या होता है, भाई अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे, सेंड टू स्कूल। ऑल ही हैज मैनेज, वो मैनेज क्या कर पाए कि भाई पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, पैसे मैं कमा नहीं रहा हूँ, एक काम करता हूँ, तुम लोगों को स्किल सिखा देता हूँ। और स्किल क्या है, बैंगल मेकिंग, ठीक है। तो यही स्किल्स जो है वो उनको सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये उनका किस्मत है, उनका कर्म है, पिछले जन्म का कुछ कर्म है जो उन्होंने उनको अभी भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। सेज मुकेश ग्रैंडमदर, यानी कि मुकेश के पापा की मम्मी, यानी कि जो औरत वहां बैठी थी उसकी दादी सास, ठीक है। देखो, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, can a God given lineage ever be broken, she implies। अब जो होती है ना घर की जो सास लोग होती है, जो एल्डर सास होती है, सास की जो सास होती है, ठीक है, वो खड़े होकर यहाँ पे ना कमेंट पास कर रही है। क्या बोलती है कि क्या कर सकते हैं भाई, मेरा जो पति था ना वो भी इसी चक्कर में ना ग्लास को मेकिंग करने में, ग्लास मेकिंग के चक्कर में अपना आई साइट खो दिया था, वो मर गया, अभी है नहीं जिंदा, ठीक है। देखो वो ना उसके हस्बैंड जो थे वो ब्लाइंड हो गए थे। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles। अब क्योंकि वो बैंगल मेकर्स के कास्ट में जन्म हुआ उनका, तो उनका क्या काम है, सिर्फ बैंगल बनाना, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ बैंगल बनाते हुए देखा है सबको, क्योंकि दादी बनाती थी बैंगल, दादी के हस्बैंड बनाते थे, उनके बेटे यानी कि मेरे पापा बनाते थे, फिर मेरे भाई बनाने लगा, अब मैं क्या बैंगल ही बनाऊं। कौन सोच रहा है, मुकेश सोच रहा है, नहीं मुझे बैंगल ही बनाना, मुझे कार चलाना है, ठीक है। देखो, in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। अब देखो क्या बोलते हैं, हर एक इंसान, हर एक यार्ड में देखो, अगले यार्ड में देखो, यार्ड के पीछे देखो, हर फैमिली में देखो, हर स्ट्रीट में देखो, हर जगह पर देख लो, सब लोग सिर्फ बैंगल बनाते हैं। एवरी अदर वन इज मेकिंग अ बैंगल, ठीक है। नेक्स्ट, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow। अब ये जो 7 कलर होती है ना रेनबो की, जो 7 कलर्स होती है, तो हर तरीके की बैंगल्स ये लोग बनाते थे। कौन कौन सी बैंगल है, देखो, सनी गोल्ड, पूरा गोल्ड एकदम, पूरा येलो, पूरा सनी गोल्ड बैंगल्स था। पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, जो 7 कलर से हो सकती है ना रेनबो की, उन सारी कलर्स की बैंगल बनाते थे, ठीक है। Lion mounds in unkept yards are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। Shanty town का मतलब क्या होता है, town that is full of small roughly built huts। एक ऐसी टाउन जिसमें छोटे छोटे झोपड़ी बनाए हुए हैं, ठीक है। Piled यानी कि एक के ऊपर एक रखना। Unkempt मतलब कि जिसको सही से मतलब देखभाल ना किया जा रहा हो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, Lion mounds in unkept yards। अब देखो बना तो दिया हमने चूड़ी, अब बिना किसी केयर के एकदम पूरा बना लिया है, रखो यार रखो, बिना किसी केयर फ्री होकर वहां पे क्या किया जा रहा है कि एक 4 व्हीलर चेयर पर, जो होता है ना कि धक्के मार के ले जाते हैं, 4 व्हीलर होता है, तो उस 4 व्हीलर व्हीकल पर हम क्या कर रहे हैं, उसको सारे चूड़ियों को जो हमने बनाया है एक के ऊपर एक बिना किसी केयर के रखते जा रहे हैं, पाइल अप करते जा रहे हैं, ठीक है। और लेकर जाते हैं सारे यंग मैन, लेकर जाते हैं नैरो लेन्स पे, जिस लेन पर सब हर जगह पर छोटे झोपड़ी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। अब देखो क्या है, वेल्डिंग मतलब क्या होता है, जॉइनिंग, ड्रैग मतलब कि फेडेड या कलरलेस, ठीक है। अब हमने देखा कि डार्क हटमेंट्स में, डार्क झोपड़ी में ना फ्लेम्स जल रही है फ्लिकरिंग ऑयल की, और वहां पर ना लड़के लड़कियां बैठकर, ठीक है, अपने पापा मम्मी के साथ बैठकर वो क्या करते हैं, वो ग्लास के पीसेस को वेल्ड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वहां पे वो बैंगल्स के सर्कल्स बना रहे हैं। तो लड़का लड़की माँ बाप सब साथ मिलकर, पूरा फैमिली मिलकर क्या करता है, ग्लासेस को वेल्ड करता है और बैंगल्स को सर्कल में लेकर आ रहा है, ठीक है। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। अब देखो जो पूरा दिन रात वो अगर अंधेरे में रह रहा है, ठीक है, वो अगर 1 मिनट के लिए भी जाएगा ना धूप में, तो उसके आंख जो है ना वो एडजस्ट हो गई है अंधेरे के लिए।
सपोज कर लो कि मैं पूरे दिन अंदर में बैठी हुई हूँ, लाइट्स ऑफ लाइट्स ऑफ लाइट्स ऑफ, कोई काम धूप में नहीं हो रहा है, तो वहां पर अगर मैं अंधेरे से चल के जाऊंगी ना लाइट्स में, तो मेरा आंख ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया गया है डार्क जगह के लिए। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए क्या हो चुका है कि उनकी आईज जो है ना वो एडजस्ट हो गई है फॉर द डार्क प्लेस। ठीक है, तो वहां पे उनके लिए लाइट प्लेस में जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से यही रीजन है कि वहां पे सारे लोग अपनी आई साइट को खो देते हैं। ठीक है, देखो, दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और एडल्ट्स बनने से पहले ही, ठीक है, 18-19 ईयर्स के होने से पहले ही वो अपनी आई साइट को खो दे रहे हैं इसी चक्कर में, क्योंकि उनकी लाइट्स, उनकी जो आंखों की रोशनी है वो एडजस्ट हो गई है फॉर द डार्क प्लेस, नॉट फॉर द लाइटर वन। ओके, सविता, अ यंग गर्ल इन द ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। अब सविता एक औरत है, तो वो उस एल्डरली वुमन के बगल में बैठी हुई है। ठीक है, वो पिंक कलर के कपड़े पहनी थी, जो कपड़े उतने भी कुछ खास नहीं थी। ठीक है, स्लॉटरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, देखो, तो वो क्या करती है, वो भी ज्वाइन कर रही है, सारे पीसेस ऑफ ग्लास को ज्वाइन करती है, वो भी वेल्ड करने बैठी है। अब एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीनरी, टोंग्स यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों मूवेबल आर्म से ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, तो वो ना, उसके हाथ जो है ना मशीन की तरह काम कर रहा है, फटाफट 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 फटाफट। एक होता है ना कि भाई आप एक बार करो तो धीरे धीरे करोगे, अच्छा कैसे हो रहा है, यहाँ से अच्छा नहीं, मशीन पर उसका मैकेनिक बन चुका है, रोबोटिक मशीन हो गया, एक पर एक बनाया जा रही है, वो तो अच्छा बन रहा है उसका। ठीक है, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspicious marriage. अब वो बोलती क्या है एनिस जंग कि ये जो औरत ये बैंगल बना रही है लड़की, इसे क्या पता है कि एक चूड़ी का अहमियत क्या होता है? एक चूड़ी औरत कब पहनती है? जब वो सुहागन हो जाती है, राइट? तो चूड़ी हो गया, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब जो चीजें हैं वो कब पहनते हैं? जब हमारा सुहाग हो जाता है, जब कोई औरत सुहागन होती है, राइट? तो क्या बोलती है यहाँ पे एनिस जंग कि जो औरतें बैठकर यहाँ पे बैंगल्स बना रही हैं, क्या इनको पता है कि इसका मतलब क्या है, इसे हम कब पहनते हैं? ये तो सुहाग की चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, इट विल बी dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil, her hands dyed red with henna and her red bangles roll into her wrist. और तो वो क्या बोलती है, वो रियलाइज कब करेगी? dawn on her मतलब क्या होता है? रियलाइज करना। ये जो औरत सविता है ना, वो रियलाइज कब करेगी? सडनली तब रियलाइज करेगी वो, जब उसके सर पर लाल घूंघट होगा, रेड कलर के घूंघट उसको करना पड़ेगा, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, रेड पूरा हेना लगा होगा। ठीक है, रेड बैंगल्स उनके हाथों में, रेड लाल चूड़ियां उनको पहनना पड़ेगा अपने रिस्ट पे, तब उसको रियलाइज होगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो बनेगी एक सुहागन। ठीक है, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर who became one many years ago. ये जो औरत के सामने बैठी है ना, जो सविता बैठी थी एक ओल्ड वुमन के सामने, तो ये जो ओल्ड वुमन है वो बहुत साल पहले ही सुहागन बनकर आई है, तो उसे पता है कि बैंगल्स का क्या अहमियत है। बट जो सविता है, जब इसको पर्दे लगेंगे लाल, जब इसके हाथ में मेहंदी लगेगी, हाथों में इनको चूड़ी पहनना पड़ेगा, तब रियलाइज होगा इसको कि भाई बैंगल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। उसके हाथों में, जो लड़की, जो औरत बैठी है ना ओल्ड वुमन सविता के बगल में, उसके हाथों में तो चूड़ी है, लाल चूड़ी है उसके हाथों में, पर आंखों से रोशनी गायब है उसकी। ठीक है, देखो, एक वक्त सर भर खाना भी ना खाए, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। अब देखो, एक ना हिंदी लाइन यूज किया गया है, एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया। ठीक है, तो वो बहुत ही ड्रेन्ड जॉय में बोल रहा था कि मान लो बहुत ही ना लो वॉइस में बोल रही है वो ये चीज। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन एन एंटायर लाइफ टाइम। अब जो ये औरत है, अपने पूरे जिंदगी का, आज तक के इतिहास में पूरे पिछले जन्म के, मतलब पिछले टाइम के पूरे जिंदगी में उसने एक वक्त सही से खाना नहीं खाया, क्योंकि वो गरीब थी। ठीक है, देखो, दैट्स व्हाट शी वाज रिप्ड हर, मतलब कि क्या होता है, रिसीव्ड एज अ बेनिफिट। ठीक है, तो क्या यही बेनिफिट उसको मिला जिंदगी भर के लिए कि शादी कर लिया है तो मतलब एक वक्त का खाना सही से नहीं खा पा रहा है, ये रिसीव किया आपने अपने हस्बैंड से अपने शादी करने के बाद। ठीक है, हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लाउइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो वो जो ओल्ड हस्बैंड है ना, उसके जो ओल्ड मैन थे, वो क्या कहते हैं कि यार मैंने अपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ा, मैंने बस एक घर बना के दिया है जिस घर के अंदर बैठकर सब चूड़ियां बना सकते हैं।
तो एनिस जंग के लिए ये कोई अचीवमेंट नहीं हुआ कि एज अ मैन आप एक बस घर बना दे रहे हो, कि ये घर बनाने को आप बोल रहे हो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। हाउ कैन यू से दैट कि भाई ये घर बनाकर हमने छोड़ दिया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कैसे हो गई आपके लिए? ये बड़ी अचीवमेंट है ही नहीं। आपने घर तो बनाया है, बट आपके साथ जो घर में लोग रह रहे हैं, बच्चे से लेकर औरतें से लेकर, सब अपनी आई साइट खो दे रहे हैं। जो लड़की शादी कर कर आ रही है उसको पता नहीं है इंपॉर्टेंस क्या है। आप ये क्या कर रहे हो और इसको आप बोलो कि आपकी अचीवमेंट है? ये बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं है आपका सर। ठीक है, नेक्स्ट। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in the lifetime. तो क्या बोलती है कि उसको सुनकर ऐसा लग रहा था ना कि उसने जो अचीव किया वो कोई लोग अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों ने फेल कर दिया ऐसी चीजें को अचीव करने में। He has roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not enough, even enough to eat rings in every home. अब वो देखो क्या बोलती है एनिस जंग कि उसके सर पर छत है, चलो ठीक है, रो क्यों रहा है वो? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, सिवाय इसके कि वो बैंगल्स के बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सके। उसके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं है, कोई ऑप्शन। ठीक है, द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। वो क्या बोलती है कि ठीक है चलो सब सही है, ये ऐसे सोच रहे हैं, ये औरतें ऐसे सोच रही है, बट फिरोजाबाद में कुछ मर्द ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे ओवरकम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा मुकेश। और ये सब चीज सुनकर एनिस जंग जो हमारी ऑथर है वो खुश होती है। ठीक है, देखो, years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. और ये जो लोगों के अंदर ये इच्छा है ना कि भाई हमें चूड़ियां ही बनानी है, चूड़ियां ही चलाना है, तो ये चीजें जो है ना ये लोगों में उनकी एबिलिटीज, उनके ड्रीम्स को तोड़ दे रही है। तो ये ड्रीम्स को आप तोड़ रहे हो, उनकी एबिलिटीज को पहचान नहीं पा रहे हो। हो सकता है कोई ऐसे जन्म लिया हो जिसका काम चूड़ी बनाना ना हो, वो कुछ और सोच रहा है, उसकी एबिलिटीज कुछ और हो। ठीक है, देखो, why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. अब क्या होता है कि इस पूरे जगह पर ना एनिस जंग क्या सोचती है कि अगर कोई इंसान ऐसा हो जो इन जैसे लोगों को ड्रैग करके लेके जाए कि भाई आप अगर यहाँ पे चाइल्ड लेबर करवा रहे हो ना, यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, क्या बात हो रहा है यहाँ पे, चाइल्ड लेबर करवा रहे हो ना, तो आपको ड्रैग करके ले जाया जाएगा कि भाई ये इलीगल चीज है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यही करने पड़ेंगे, हमें लोगों को सिखाना होगा कि अगर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है ना तो छोटे उम्र से बच्चों को बताना होगा कि भाई तुम्हें बैंगल्स ही बनाना है। उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। उनको इच्छा नहीं है तो भी करना पड़ेगा। बट इन केस में, इस केस में एक बच्चा अलग सोच रहा है, और वो बच्चा कौन है? वो हमारा मुकेश है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। They talk endlessly in a spiral that moves poverty to apathy to greed and to injustice. Simple, पहले कहां आ गए हम? देखो, पहले थे हम पॉवर्टी में, ठीक है, यहां से हम आ गए एपैथी। एपैथी मतलब क्या होता है? जिसको कोई कंसर्न ही नहीं होता, आउट ऑफ कंसर्न। ठीक है, फिर आ गए हम ग्रीडी, ग्रीड आ गया, फिर आ गया इनजस्टिस। तो हम इस साइकिल में ट्रैप हो चुके हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आउट ऑफ कंसर्न जो चाहे करते जा रहे हैं। फिर हमारे पास पैसा तो हम ग्रीडी बन गए, ग्रीडी से हमारे पास अब हम इनजस्टिस कर रहे हैं बच्चों के साथ, फिर हम इनजस्टिस से क्या करेंगे? फिर आएगा पॉवर्टी। तो हम इस साइकिल में ना बस मूव ऑन करते जा रहे हैं, बट कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the brokards, and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware. He accepts this as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. अब क्या होता है कि जो भी इंसान हो, पुलिसमैन हो, आपका साहूकार हो, कीपर्स हो, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, एनीवन, बट ये बात सच है कि वो लोग इस चीज से अवेयर हैं कि उनके पास नेचुरली बस इतना सा काम है कि भाई पापा का जो काम है ना उसको एक्सेप्ट करो और आगे चलो। उनके पास और कुछ करने का डेयर ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि इस सर्कल में ना घूमते रहना है, बस इसमें घूमते रहो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, बट इसमें एक मुकेश है, सोच। ठीक है, एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप।
व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। और ये जो डेयर, जो हिम्मत मुकेश ने दिखाई है ना कि भाई सबको जो करना है करो, चूड़ियां बनानी है चूड़ियां बनाओ, चलानी है चूड़ियां चलाओ, बट हम ये काम नहीं करेंगे। तो मुकेश में ये डेयर देख के ना हम बहुत ही चीयर्ड अप हो गए। एनिस जंग जो है, वो जो ऑथर है, वो पूरी चीयर्ड अप हो चुकी थी। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। फिर बोलता है हमको एक मोटर मैकेनिक बनना है, हमको चूड़ियां नहीं बनानी है। क्लियर? ओके। ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न। अब वो क्या बोलते हैं कि हम ना गैराज में जाएंगे और वहां जाके ना लर्न करेंगे, सीखेंगे कैसे चलाते हैं गाड़ी। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। बट गैराज जो है उसके घर से बहुत दूर है। ठीक है, आई विल वॉक, हम पैदल चल के जाएंगे। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो क्या पूछता है एनिस जंग, क्या तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो कि तुम प्लेन भी उड़ा सकते हो? तो देखो भाई, वो तो कभी सुना ही नहीं है प्लेन क्या होता है, उसको पता नहीं है प्लेन क्या है ना। ही सडनली साइलेंट। तो वो क्या बोलता है, मुझे नहीं पता प्लेन क्या है, ना बोल देते हैं। बोलता है कि नहीं, प्लेन नहीं चलाना मुझे सिर्फ कार चलाना है। ठीक है, staring at the ground in his small murmur there is embarrassment that has not yet turned into regret। तो ना उसको पता नहीं ना कि भाई प्लेन क्या है, तो वो ना आउट ऑफ रिग्रेट एम्बैरेसमेंट की तरह जवाब देता है, नहीं मुझे ना प्लेन नहीं चलाना, मुझे कार चलाना है, मोटर कार। ठीक है, he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। अब वो सोचता है कि भाई मुझे कार चलाना है, बट कुछ एरोप्लेन ही है जो फिरोजाबाद में जा रही है, क्योंकि भाई काम ही क्या वहां पे लोगों को कि प्लेन से आएंगे प्लेन से जाएंगे। सब तो चूड़ियां बना रहे हैं, बैंगल्स मेक कर रहे हैं सब, तो प्लेन्स को बहुत ही मुश्किल से कुछ प्लेन्स है जो फिरोजाबाद में दिखती है। तो दिस वाज आवर स्टोरी, आई वांट टू ड्राइव अ कार। हमारी दो स्टोरी जो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट वन रुपी फ्रॉम द गैराज, सॉरी गार्बेज, एंड सेकंड स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे हमारी दो स्टोरी, द लॉस्ट स्प्रिंग की। ओके, अब क्योंकि स्टोरी कंप्लीट हो गई है बट ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बताऊंगी आप लोग को समरी। ठीक है, देखो हमने स्टोरी अच्छे से पढ़ लिया, थोरोली पढ़ लिया, मीनिंग्स देख लिया, बट समरी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर सपोज कर लो आप कोई भी एग्जाम में आंसर देने जाते हो ना, तो अगर आपको समरी पता होगा तो बहुत ही इजीली अपने आंसर्स को आप फ्रेम करवाओगे विद द कीवर्ड्स। ठीक है, तो समरी देख लेंगे हम दोनों ही पोएम की, हमारी दोनों ही स्टोरी की समरी देख लेंगे। देखो, लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग प्रेजेंट्स टू हार्ट टचिंग स्टोरीज। अच्छा, मेरा ना एक सवाल है, ठीक है, ये मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया, जस्ट स्ट्राइक किया कि एनिस जंग ने दोनों लड़कों को देखा, साहिब अलान को देखा, मुकेश को देखा, बट कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि उसने क्या किया एनिस जंग या साहिब अलान के लिए। तो अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो पक्का कहीं ना कहीं मेंशन होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ क्या किया उन्होंने। ठीक है, ओके। लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग ये दो हार्ट टचिंग स्टोरीज रिवील करती है कि हाउ पॉवर्टी स्नैचेस अवे द चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। कैसे गरीबी जो है ना वो एक बच्चे की बचपना को छीन लेती है। ठीक है, सपोज कर लो कि कोई एक ऐसा पर्सन है, आप अभी अपने घर में आराम से बिस्तर पर लेट कर देख रहे हो, कोई बच्चा ऐसा होगा जो किसी से मांग कर लाया होगा कि भाई एक फोन दे दे मुझे देखना है, क्योंकि शायद वो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, शायद वो फोन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना जुगाड़ कर करता है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं इंडिया में जो बच्चे अपना बचपना खो चुके हैं, क्योंकि उनको अपने घर चलाने पड़ते हैं। उनके लिए पॉवर्टी इतनी खराब चीज है कि उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। छोटे से उम्र में उनको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको फुलफिल करो। तो ये सब जो चीजें है ना, ये थोड़ी सी बुरी लगती है मुझे। तो चाइल्ड लेबर सबसे खराब चीज है। अगर किसी बच्चे से हम चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं ना, तो वहां पर आप ये भी दिमाग में सोचो कि उसका बचपन क्या है, उसके लिए उसका बचपन पूरा खत्म है, आप उससे उसका बचपन ले रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों स्टोरी हाईलाइट करती है कि बहुत ही किस तरीके से पॉवर्टी जो है वो एक किसी भी चाइल्ड के चाइल्डहुड को छीन लेता है। क्लियर? ओके। फर्स्ट स्टोरी फॉलो साहिब। पहला स्टोरी में साहिब था कि वो गोल्ड निकालता था गार्बेज से। गोल्ड उसके लिए क्या है? शूज, कपड़े, ये सब उसके लिए गोल्ड है। जैसे हमारे लिए गोल्ड की असली जो सोना होती है वो। ठीक है, अ यंग रैक पिकर, कचरा उठाता है वो, फ्रॉम सीमापुरी। अब सीमापुरी में सारे लोग का काम क्या है? सारे ही लोग, हर एक इंसान, हर एक घर का अगला आदमी रैक पिकर है, कचरा उठाता है। ठीक है, whose family migrated from बांग्लादेश आफ्टर लूजिंग द लैंड। तो वो सारे ही फैमिली, मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज जो सीमापुरी के मतलब दिल्ली के आउटर एरिया में जो सीमापुरी है वहां के जितने भी रहने वाले लोग हैं, सारे लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर उन सबने अपनी अपनी जमीन खो दी थी। ठीक है, ओके। फॉर हिम गार्बेज बिकम्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो उन लोगों के लिए गार्बेज जो है वो सर्वाइवल बन चुकी है। ठीक है, कि
ओल्डर वंस के लिए गार्बेज सर्वाइवल है, बट जो यंगर वंस है उनके लिए गार्बेज सर्वाइवल नहीं है, उनके लिए गार्बेज एक वंडरफुल चीज है। ठीक है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं भाई, गार्बेज जो सर्वाइवल ही था। ठीक है, वो सर्वाइवल ही था, हम उसे मौज मस्ती में ले रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए गार्बेज मतलब क्या हो जाता है, सर्वाइवल। एंड ऑल्दो ही ड्रीम्स ऑफ स्टडीइंग, पॉवर्टी फोर्सेस हिम टू वर्क। तो उसका सपना था कि भाई मुझे पढ़ना है, बट पॉवर्टी जो गरीबी है उसको फोर्स करती है काम करने पे। क्या समझ में आता है हमें ये कि क्योंकि जब एनिस जंग ने उनसे पहली बार मिला तो वो उनसे पूछती हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करते, तो बोलते कि नहीं, हमारे आसपास में कोई स्कूल नहीं है कि जिसमें मैं जाके पढ़ सकूं। तो वो उससे बिना कुछ सोच समझे बोलती हैं कि भाई ठीक है, मैं स्कूल बनाऊंगी, तो तुम आओगे? तो वो क्या कहते हैं कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। चेहरे पे पूरा एकदम पूरा खुशी छा जाता है। और दूसरी बार जब वो फिर देखता है एनिस जंग को, तो वो दौड़ के आता है उनसे पूछने के लिए कि आपने स्कूल बना ली। तब एनिस जंग को रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, एक बच्चे के दिल में, उसके जहन में मैंने ये उम्मीद दे दी है कि भाई मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी। तो उसको पढ़ने का इच्छा तो था, बट ही कैन नॉट, वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसको पॉवर्टी जो है वो फोर्स कर रही है काम करने पे, मजबूर करती है, उसको काम करने में मजबूर करती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। When he gets a job at a tea stall, he earns money but loses the freedom and innocence of childhood. तो सब चल रहा है, स्टोरी में पूरा प्लॉट है कि वो किस तरीके से फेंस में जाता है, वो देखता है कि जूता टेनिस उसको खेलना होता है, बट सडनली वो रियलाइज करती हैं, वो देखती हैं कि जो साहिब है वो एक खड़ा है टी स्टॉल पर, जहां पे उसका बचपन के बाद वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने लगा है। 800 रुपीज पर डे एंड 2 टाइम्स ऑफ मील्स उसको मिल रहा है, 2 वक्त का खाना उसको मिलता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे देखो वो जॉब ले चुका है अब टी स्टॉल में, और वो पैसा अर्न करता है, उसका फ्रीडम उसके पास नहीं है, क्योंकि अब वो जो काम कर रहा है वो किसी मालिक के अंदर कर रहा है। वो शॉप भी उसका नहीं है, ना ही वो जो क्लस्टर उसके हाथ में था ना वो उसका था। बट जब वो कचरा उठाता था ना, तो वो रात जो उठाता था उसके जो शोल्डर पे बैग थी वो उसका जरूर था। तो उससे उसके बचपन का इनोसेंस जो है वो भी उसके पास नहीं थी। ठीक है, सेकेंड स्टोरी के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं, मुकेश के बारे में। और ये जो लड़का है वो फिरोजाबाद का है। ठीक है, who belongs to a long line of bangle makers trapped in miserable working condition। तो ये जो मुकेश है उसके साथ क्या सिचुएशन है कि उसके घर में सारे ही लोग बैंगल्स मेक करते हैं, तो वहां पे पढ़ाने लिखाने का पैसा है नहीं। तो सिंपल है कि अगर बच्चे जन्म ले लिए, कुछ 10-15 साल के हो चुके हैं, तो उनको बैंगल्स का आर्ट उनके अंदर डेवलप करो ताकि वो भी बैंगल्स बनाए। तो वो फंसा हुआ क्यों, क्योंकि जनरेशन बोल रही है कि भाई तुम्हें भी बैंगल बनानी पड़ेगी। बस उसका इच्छा क्या है कि उसे मोटर कार चलाना है, उसका ये इच्छा था। ठीक है, तो वो ट्रैप हो चुका है एक वर्किंग कंडीशन में, एक मिसरेबल वर्किंग कंडीशन में ट्रैप हो चुका था हमारा मुकेश। ओके, देखो, there lies the control by powerful money lenders and corrupt authorities making it impossible to break free from the cycle of poverty। क्योंकि वो कर्जा लिए हुए हैं, किससे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मनी लेंडर से। तो गरीब ही है भाई, तो कर्जा तो उनके ऊपर हो गई। तो इतना कर्जा, अगर सपोज कर लो कि कोई एक एक्स पर्सन है, पापा के पापा, उन्होंने कर्जा लिया था, तो उनका कर्जा, वो मर चुके हैं, उनका कर्जा उनके बेटे मतलब पे आउट कर रहे हैं। अब उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, उनको बैंगल मेकिंग करना पड़ रहा है फोर्सफुली। ऑलराइट, अब उनके जो बेटे हैं, ठीक है, अब उनके ऊपर इनका कर्जा है, वो मर चुके हैं, तो इनको फुलफिल करना पड़ेगा ना, वो कर्जा जिसका था उसको चुकाना पड़ेगा। वो काम करने नहीं जा पा रहे, वो कमाने नहीं जा पा रहे, उनको क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली बैंगल्स मेकिंग करना पड़ेगा। सेम चीज है मुकेश के साथ। तो जो डेप्ट में वो लोग रह रहे थे, उस डेप्ट को चुकाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बैंगल्स मेक करने पड़ेंगे। तो ये जो हमने मनी लेंडर से, ऑथोरिटीज से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो पैसे लिए थे, उसको चुकाने के लिए हम बैंगल्स मेक कर रहे हैं। बट वो लोग फोर्सफुली ऐसा कर चुके हैं पूरा सिनेरियो कि हमारी जो साइकिल है पॉवर्टी की, वो उसको ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, देखो, डिस्पाइट दिस, इन सब के बावजूद मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। तो मुकेश का ये सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। ठीक है, शोइंग अ रेयर स्पार्क ऑफ होप। तो इतने लोगों के बीच में अगर कोई एक इंसान ये हिम्मत करता है कि नहीं, मैं बैंगल्स नहीं बनाऊंगा, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, तो ये एक उम्मीद का चमक है। ठीक है, तो जो मुकेश ने दिखाई है, तो एक रेयर होप थी, रेयर स्पार्क ऑफ होप थी, जो मुकेश जो है वो सबको दिखा रहा है। ठीक है, थ्रू दीज 2 स्टोरीज द ऑथर एक्सपोजेस द हार्श रियलिटीज ऑफ चाइल्ड लेबर। दोनों स्टोरी से ऑथर क्या बताती है कि भाई चाइल्ड लेबर जो हो रहा है ना, वो बहुत गलत है। एक्सप्लॉयटेशन एंड द स्टोलन स्प्रिंग ऑफ चाइल्ड, और किस तरीके से एक बचपना, एक जो खुशी, एक जो इनोसेंस, एक जो आजादी होती है, वो हम बच्चे से छीन लेते हैं चाइल्ड लेबर करवा के। क्लियर? तो ये था हमारा समरी। अब पढ़ लेते हैं हम थीम क्या है। सेंट्रल थीम ऑफ लॉ स्प्रिंग इज द लॉस ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी
एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल जस्टिस। तो थीम क्या है कि भाई ये जो चाइल्डहुड को जो हम खो दे रहे हैं, किसकी वजह से? पॉवर्टी की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ठीक है। Ernest Young reveals how millions of children in India are forced into child labor। तो एनिस जंग क्या बताती है, किस तरीके से बहुत यहाँ पे मिलियंस में बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो रिवील करती है इन सारी केसेस को, ठीक है। दे लैक ड्रीम्स, वो सपना नहीं देख सकते क्योंकि उनको पता है कि भाई पॉवर्टी है, हम गरीब है तो हमें चुकानी पड़ेंगी, हमें मेहनत करके लाना पड़ेगा, हम सपना नहीं देख सकते, हम कुछ और ड्रीम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, बट बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस क्रश दोज ड्रीम्स थ्रू द स्टोरीज ऑफ साहिब द रैक पिकर एंड द मुकेश द बैंगल मेकर। ये जो स्टोरी है कि भाई साहिब जो रैक पिकर था और मुकेश जो बैंगल मेकर था, तो इन दोनों ही स्टोरी से हम देखते हैं किस तरीके से एक बच्चा जो है उसके अंदर एक उम्मीद होता है कि हम शायद ये बदल देंगे, ठीक है। देखो, द ऑथर हाईलाइट्स कैसे पॉवर्टी, हाउ पॉवर्टी ट्रैप्स फैमिलीज इन अ साइकिल ऑफ हेल्पलेसनेस कंट्रोल्ड बाय मनी लेंडर्स, कंट्रोल्ड बाय मिडलमैन, कंट्रोल्ड बाय करप्ट सिस्टम्स। तो किस तरीके से एक ऑथर हाईलाइट क्या करती है एनिस जंग कि किस तरीके से पॉवर्टी जो है ना वो फैमिलीज को एक हेल्पलेसनेस के साइकिल में ट्रैप कर देती है कि भाई तुम इससे निकल नहीं पाओगे, ठीक है। देखो कौन ट्रैप कर रहा है इसको, कौन कंट्रोल कर रहा है साइकिल? मनी लेंडर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल कर रहे हैं हमारे मिडिल मैन, कंट्रोल कर रहे हैं करप्ट सिस्टम, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों को, ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो अप विदाउट एजुकेशन, बच्चों में हम एजुकेशन नहीं डाल रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा नहीं रहे हम इस वजह से, ठीक है। करप्शन है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ फ्रीडम, लूजिंग द इनोसेंस एंड जॉय। तो हम जो बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनसे हम आजादी छीन चुके हैं, उनके अंदर से हम इनोसेंस हटा चुके हैं, उनसे हम उनकी फ्रीडम ले चुके हैं। तो ये सब कुछ क्या दिखाता है कि एक लॉस्ट स्प्रिंग है, जो बच्चा का इनोसेंस, जो बच्चे का फ्रीडम, चाइल्डहुड जो है वो हम उनसे ले चुके हैं चाइल्ड लेबर करवा के। तो ये सब कौन कर रहा है? ये हेल्पलेसनेस, पॉवर्टी करवा रही है, मनी लेंडर्स जो होते हैं, करप्ट जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो सब करते हैं ये सब कुछ, ठीक है। देखो, yet despite the harsh realities, इन सब के बावजूद the story also shows some sparks of hope and aspiration as seen in Mukesh desire to become a motor mechanic। और ये जो हार्श रियलिटी है इसमें कहीं ना कहीं एक होप भी है, और वो होप कहां से दिखता है? मुकेश दिखाता है ये होप, और एक स्पार्क दिखाता है वो कि किस तरीके से मुकेश के अंदर ये स्पार्क है कि उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है। क्लियर? ओके। Overall, the theme stresses the need for compassion, education, and social reform to restore dignity and childhood to the marginalized sections of society। तो हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे कि भाई किस तरीके से हमें कंपैशन चाहिए बच्चों में, एडुकेशन चाहिए, उनके पैशन को फुलफिल करना है, हमें उनको फ्रीडम देनी है, हमें उन्हें पढ़ाना है। तो ये सब कुछ देखते हैं हम इस स्टोरी में। क्लियर? तो बस एक स्पार्क ऑफ होप दिखा था मुकेश में, जो ये सोचते हैं कि भाई उसको मोटर मैकेनिक बनना ही है, वो बैंगल मेकर नहीं बनेगा। क्लियर? ओके। अब पढ़ेंगे हम two important character sketch, one of साहिब and the other one of मुकेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो, साहिब इज अ यंग रैक पिकर। अब साहिब कौन है? साहिब एक यंग रैक पिकर है, कचरा उठाता है। लिविंग इन द स्लम्स ऑफ सीमापुरी। कहाँ रहता है वो? एकदम सीमापुरी के स्लम एरिया में। सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली के आउटर एरिया में, ठीक है। ओके। ही इज इनोसेंट, बहुत इनोसेंट है, चीयरफुल है, फुल ऑफ ड्रीम्स है, मतलब उसके बड़े बड़े ख्वाब है, ठीक है। देखो, तो वो बहुत इनोसेंट है, चीयरफुल है, बड़ा बड़ा सपना देख रहा है, उसको पता है कि चीजें खराब हो रही है, पॉवर्टी है, इसके बावजूद भी वो सपना देखता है, ठीक है। His torn clothes and barefoot life reflect the harsh reality he faces, yet he carries a bright, curious smile। तो उसके जो फटे हुए कपड़े हैं, जो पैरों में उसके चप्पल नहीं है, तो ये क्या दिखाता है? एक रियलिटी दिखाता है किस तरीके से वो इतना कुछ के बावजूद भी एक स्माइल के साथ वो आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, साहिब लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल बट कैन नॉट ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। हिज फैमिली इज ट्रैप्ड इन फॉर्म हिम, गार्बेज बिकम्स द सोर्स ऑफ सर्वाइवल। तो अब क्या होता है? साहिब को भाई स्कूल जाना है, बट वो स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसकी साइकिल जो है ना, जिस साइकिल में वो ट्रैप हो चुका है, वो टूट नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता है, ठीक है। देखो, उसके लिए गार्बेज जो है ना वो सर्वाइवल बन जाता है, समटाइम्स एज इवन अ ट्रेजर। ट्रेजर कब? जब उसको सिक्का मिल रहा है, 1 का, 2 का, 2 रुपए मिल रही है, 10 रुपए मिल रही है, 20 रुपए मिल रही है, तो उसके लिए गार्बेज सर्वाइवल है, बट कभी कभी वो ट्रेजर भी बन जाता है। क्लियर? ओके। व्हेन ही लेटर स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल फॉर अ स्मॉल सैलरी, जब वो बाद में क्या करता है, एक छोटे से टी स्टॉल में सैलरी के लिए 800 रुपीज पर डे का सैलरी के 800 रुपीज की सैलरी पे वो काम करना शुरू करता है, ठीक है।
ही लॉसेस द फ्रीडम, अपना आजादी वो खो चुका है। ही वंस हैड एज अ रैक पिकर, जो एज अ रैक पिकर उसके पास जो एज अ रैक पिकर आजादी थी वो उसके पास अब नहीं, जब वो टी स्टॉल में काम कर रहा है उसके पास वो फ्रीडम नहीं है जैसे उसके पास रैक पिकर के टाइम पे था। ठीक है, ओके। सिंबलाइजिंग हाउ चाइल्ड लेबर क्रशेस इनोसेंस, ये सिंबलाइज करता है किस तरीके से चाइल्ड लेबर इनोसेंस को पूरा क्रश कर देता है। क्लियर, ओके। साहिब कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन whose dreams remain unfulfilled due to social inequality। तो यहाँ पे जो साहिब है ना वो ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो बच्चे पॉवर्टी की वजह से अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब। अब पढ़ लेंगे हम कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश। ओके, सी Mukesh is a boy from Firozabad, born into a family of bangle makers who work in unhealthy, exploitative condition। तो मुकेश एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जो फिरोजाबाद में है। यहाँ के सारे लोग क्या करते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, वो भी एक एक्सप्लॉइटिव, एक बहुत ही खराब कंडीशन में। ठीक है, अनलाइक अदर्स इन हिज कम्युनिटी हु हैव एक्सेप्टेड देयर फेट, मुकेश शोज करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो बाकी जो लोग हैं ना कम्युनिटी में वो सब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारा किस्मत यही लिखा था कि हमें बैंगल्स बनाने हैं, आई साइड को खोना है एडल्ट से पहले। बट मुकेश को ये नहीं करना था, तो मुकेश अपने लिए आवाज उठाता है और वो ये डेयर करता है कि मैं बोलूं कि मुझे बैंगल मेकिंग नहीं करना, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है और मैं यही बनूंगा। ठीक है, देखो, he dreams of becoming a motor mechanic and learning to drive car, proving his desire for change। तो वो बोलता है कि मेरा ये उम्मीद है कि हम अगर गैरेज में जाके कार चलाना सीखेंगे, मोटर मैकेनिक बनेंगे तो हम अपना ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ओके। मुकेश इज पोलाइट, बहुत ही पोलाइट है, हार्ड वर्किंग है, होपफुल है, येट बर्डन बाय पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। बट फिर भी उसके ऊपर पॉवर्टी का प्रेशर है, उसके कस्टम्स का प्रेशर है, ट्रेडिशंस का प्रेशर है। ठीक है, his willingness to break the generation cycle of bangle making shows his inner strength and ambition। और जिस तरीके से वो सोचता है कि उसका जो विलिंगनेस है ना अंदर का, मैं जनरेशन साइकिल को ब्रेक कर दूंगा, कर सकता हूं, ये दिखाता है कि भाई उसके अंदर में कितना एम्बिशियस पर्सन है वो। ओके, नेक्स्ट, थ्रू मुकेश द ऑथर पोर्ट्रेज होप, resilience and the possibility of a better future even in the darkest situation। तो मुकेश की तरफ से हमारी ऑथर जो है आनिस जंग, वो क्या दिखाती है कि एक होप हो सकता है, रिसाइलेंस एंड पॉसिबिलिटी है कि भाई हम बेटर फ्यूचर को देख सकते हैं इस डार्केस्ट सिचुएशन में भी। क्लियर, तो ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश। ओके, तो यहाँ हमने समरी पढ़ ली है, थीम पढ़ लिया है, कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब पढ़ लिया है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश पढ़ लिया। आपका होमवर्क ये है कि जो औरत के बारे में बात की जा रही थी ना वहां पे सविता के बारे में, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, आपको ये आंसर कमेंट में लिखना है कि सविता जो थी ना, जो औरत वहां पे थी जो चूड़ी बना रही है, जो जिस तरह से सुहाग के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो पर्दा करती है अपने एल्डर ब्रदर से, अपने ससुर जी से, आपको उसके बारे में बताना है। कमेंट में बताओ कि सविता कैरेक्टर स्केच क्या हो सकता है। ओके, देखो स्टोरी बहुत ही बड़ा था बट इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है। अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है भी तो इसमें अटैच किया जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में। हर इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, यहाँ जो नीचे मीनिंग्स लिखा है ना, इन सारे मीनिंग्स को अच्छे से देख लोगे आप लोग, ताकि अगर कोई एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप अटेम्प्ट कर सको। क्लियर, तो स्टोरी से ये मीनिंग्स निकालकर अपने बुक में पेंसिल से लिख लो। क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछो। नीचे व्हाट्सएप चैनल भी अटैच किया हुआ है, चाहो तो व्हाट्सएप चैनल पे डाउट में पूछ सकते हो या फिर कमेंट में पूछो, फटाफट से रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चलो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, अगली स्टोरी में, अगली चैप्टर में। टिल देन आप लोग अपने ख्याल रखो, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।